साल में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो क्लास का सबसे गरीब लड़का था। क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम तोउथानहनम था। वो ऐसी फैमिली से थी जिसके पास माइनिंग के बिजनेस थे, यानी वो अमीर नहीं बहुत अमीर थी। एक बार जब सब बोर हो रहे थे तो ट्रुथ और डेयर गेम खेला गया। वो हार गई और उसका डेयर था 1 लाख युआन का। सबको लगा कि वो मना कर देगी, लेकिन उसने तुरंत अपना फोन निकाला, बिना किसी हेरिटेशन के पैसे ट्रांसफर कर दिए और रिमार्क में 4 शब्द लिखे, हार मंजूर है। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। घर पर मैंने ऐसा सी फूड खाया जिसे पहले कभी देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। मैंने रोज शॉपिंग मॉल से केक ऑन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। एक पार्ट टाइम वेटर से मैं वहां का रेगुलर कस्टमर बन गया। हर दिन मैं लाइब्रेरी के कोने में बैठता था। वो सिविल सर्विस एग्जाम के बुक्स का पूरा सेट मैंने बिना सोचे समझे एक बार में ही खरीद लिया। उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैंने कितने पैसे खर्च किए। मैंने भी उसे कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हम दोनों जैसे दो पैरेलल यूनिवर्स के लोग थे। बस एक शर्त की वजह से हमारे बीच एक छोटा सा कनेक्शन बन गया था। 4 साल बाद ग्रेजुएशन के दिन जब मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें सिर्फ 3 युआन और 8 ज़्याओ बचे थे। उसके पैसे मेरे लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लेने और मेरी ड्रीम कंपनी से जॉब ऑफर पाने के लिए बिल्कुल काफी थे। और 4 साल बीत गए। शहर के एक फ्लाईओवर के नीचे मैंने एक इंसान को फटे पुराने कंबल में लिपटे देखा। चेहरा धूल से सना हुआ था, कपड़े फटे और गंदे थे, लेकिन वो आंखें मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तोउथानहनम सुना था कि उसका परिवार बैंक करप्ट हो गया है। उसके पेरेंट्स भी सारा पैसा लेकर भाग गए और उसे अकेले छोड़ गए, सारा कर्ज संभालने के लिए। मैं घुटनों के बल बैठा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और शांत लेकिन पक्की आवाज में कहा, मेरे साथ चलो। यादें 8 साल पीछे चली गई। जब फोन बजा तो मैं डाइनिंग हॉल की तीसरी मंजिल पर मुफ्त के सीवीड एग सूप के साथ चावल खा रहा था। फोन की स्क्रीन चमकी, उस पर 2 शब्द लिखे थे, लम्बू। मैंने बटन दबाया, उंगली पर चावल का दाना चिपका हुआ था। चन्हान, तुम कहाँ हो? जल्दी से 3 क्वांग सैन लैंड केटीवी पर आओ, रूम नंबर 208। थानहनम का बर्थडे है, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। मैंने भौहें सिकोड़ ली। तो थानहनम हमारी क्लास की सबसे चमकती हुई लड़की, उसके बर्थडे से मेरे जैसे इंसान का क्या लेना देना, जिसके लिए रोज का खर्च चलाना भी एक बड़ा टास्क। हमारा क्या कनेक्शन हो सकता है? या फिर मैं ना जाऊं? मेरा कुछ काम है, बकवास मत करो। थानहनम ने खुद तुम्हारा नाम लिया है, तुम ना आकर तो देखो। लंबू की आवाज में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने कटोरी में बचे आधे चावल को देखा। अचानक मेरा मूड खराब हो गया। मेरे वैसे भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। अगर लम्बू को नाराज करता तो आगे क्लास में और ज्यादा अकेला हो जाता। मैंने कटोरी रखी, खड़ा हुआ और डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आया। शुरुआती ओंटम की हवा में थोड़ी ठंडक। मैंने अपने पुराने जैकेट को कसकर लपेट लिया जो धुलते धुलते फीका पड़ चुका था। स्कूल का आसमान ज्यादा चमकदार नहीं था। मैं 20 मिनट से ज्यादा पैदल चला। गेट पर खड़े वेटर ने मुझे देखा। उसकी नजरों में थोड़ा जजमेंट और अजीब सा फीलिंग थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। सीधे तीसरी मंजिल पर गया और वीआईपी रूम 208 का दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, अंदर लाउड म्यूजिक बज रहा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो 20 से ज्यादा लोग घेरा बनाकर बैठे थे। टेबल पर फ्रूट, स्नैक्स और महंगी वाइन की बोतलें सजी थी। माहौल बहुत शोर शराबे और मस्ती से भरा था। तो थानहनम बीच के सोफे पर बैठी थी। उसने एक लाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, बाल खुले थे। वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी जिसके आसपास सब लोग जमा थे। लंबू ने मुझे देखा तो हाथ हिलाकर बुलाया, चन्हान इधर आओ। मैं गया और चुपचाप सोफे के एक कोने में बैठ गया। किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। सबकी नजरें तोउथानहनम पर टिकी थी। लोग गा रहे थे, मजाक कर रहे थे, कहानियां सुना रहे थे। पूरे माहौल में पैसे और लग्जरी की खुशबू थी और मैं वहां एक आउटसाइडर की तरह महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद किसी ने कहा कि गाना गाना अब बोरिंग हो रहा है तो ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। पूरी भीड़ तुरंत तैयार हो गई। खाली बोतल टेबल पर घूमने लगी। मैं मन ही मन दुआ कर रहा था कि यह मेरी तरफ न रुके। कई बार बोतल मेरे पास से होकर गुजरी और जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, बोतल का मुंह ठीक तोउथानहनम के सामने आकर रुक गया। पूरा कमरा शोर और हूटिंग से गूंज उठा। थानहनम, ट्रुथ या डेयर? पूछने वाला त्रियुखाई था जो शो ऑफ करने के लिए मशहूर था। वो हमेशा तोउथानहनम के आसपास मंडराता रहता था। तोउथानहनम ने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो रहे थे। अरे डेयर चुनती हूँ। त्रियुखाई ने अपनी आंखें घुमाई, जानबूझकर मेरी तरफ देखा और आवाज ऊंची करके बोला, तो मैं एक सिंपल सा टास्क देता हूँ थानहनम, क्या तुम अपने पीछे बैठे इस लड़के यानी चन्हान के साथ एक बेट लगाने की हिम्मत कर सकती हो? सबकी नजरें तुरंत मुझ पर टिक गई। मैं पूरी तरह से जम गया, नर्वस हो गया कि क्या करूं। तो थानहनम ने धीरे से मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, बस अमीर घर की लड़कियों वाली एक खास डिग्निटी थी और दुनिया की हर चीज को जानने की क्यूरियोसिटी थी। क्या बेट है? त्रियुखाई हंसा। उसकी हंसी में थोड़ा चैलेंज था। क्या तुम अभी के अभी इसे 1 लाख युआन ट्रांसफर करने की हिम्मत रखती हो? बोलो क्या कहती हो? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल बहुत तेज हंसी का ठहाका गूंजा। त्रियुखाई, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो बस एक मजाक। हाँ सही कहा। थानहनम ऐसा सच में कैसे कर सकती है? ये तो बहुत अजीब बात। त्रियुखाई ने अपने कंधे उचकाए, चेहरे पर एक घमंड था। क्यों, हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत नहीं है तो 3 ग्लास वाइन पीनी पड़ेगी। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वो तोउथानहनम को भी नीचा दिखाना चाहता था और मेरे जैसे गरीब लड़के की बेबसी का तमाशा भी देखना चाहता था। सब लोग तोउथानहनम को देख रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि मेरा चेहरा गर्म हो रहा है, हथेलियों में पसीना आ गया था। 1 लाख युआन उनके लिए यह बस एक मजाक का नंबर था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने फोन पर कहा था कि घर में पिता के इलाज के लिए अभी भी 10,000 युआन कम पड़ रहे हैं। वो इस बात से इतनी परेशान थी कि रात भर सो नहीं पाई थी। उस वक्त मैं वहां एक जोकर की तरह लग रहा था जिसे सब देख रहे थे। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को पैसों के नीचे कुचला जा रहा था। तो थानहनम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी नजरें बहुत शांत थी, न तो कोई मजाक था और न ही कोई सहानुभूति, जैसे वो इस बेट की वैल्यू को समझ रही हो। मेरे पास बैठे लम्बू ने धीरे से मेरी कोहनी मारी और कहा, दोस्त इसे सीरियसली मत लो, त्रियुखाई सच में बेवकूफ है। थानहनम पक्का सच में पैसे ट्रांसफर नहीं करेगी, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सरेआम चैलेंज किया जाए, जब आपकी सबसे खराब सिचुएशन को टेबल पर लाकर रख दिया जाए, तो कोई कैसे नॉर्मल रहने का नाटक कर सकता है? ठीक उसी वक्त तो थानहनम
अचानक मुस्कुराई और बहुत आराम से कहा, ठीक है। उसने टेबल से अपना फोन उठाया और बैंकिंग ऐप ओपन किया। आसपास के लोग हैरान रह गए, उन्हें लगा कि वो बस दिखावा कर रही है। उसने अपना सिर उठाया, मुझे देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारा फोन नंबर क्या है? पूरे रूम में सन्नाटा पसर गया, बस बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। सब कभी टोथानन को देखते तो कभी मुझे। त्रियुखाई की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई थी। लंबुआ भी हैरान था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे लगा जैसे सारा खून मेरे सिर में चढ़ गया हो, गला सूख गया था, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। टोथानन बहुत पेशेंट थी। उसने अपना फोन थोड़ा ऊपर किया और फिर से पूछा, फोन नंबर क्या है? मैंने लगभग एक रोबोट की तरह अपना नंबर बोल दिया। उसने सिर झुकाया, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। वो बहुत फोकस थी, जैसे कोई बहुत नॉर्मल और छोटा सा काम कर रही हो। रूम में बैठे लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। कोई फुसफुसाया, क्या वो सच में ट्रांसफर कर रही है? पूरे 1 लाख युआन है। सिर्फ दिखावे के लिए कोई इस हद तक जा सकता है क्या? किसे पता? अमीरों की दुनिया हम नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। कुछ सेकंड बाद टोथानन ने फोन नीचे रखा, त्रियुखाई को देखा और शांत आवाज में कहा, हो गया। त्रियुखाई का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो हकलाते हुए बोला, थानन मैं तो बस। टोथानन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। अगर शर्त लगाई है तो हार माननी पड़ेगी। इतना कहकर उसने टेबल से अपना वाइन का ग्लास उठाया और एक बार में खाली कर दिया। उसने फिर मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे यह सब उसके लिए एक मामूली गेम था। अब यह बात खत्म हो चुकी थी, तभी मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने कांपते हाथों से जेब में हाथ डाला। स्क्रीन ऑन हुई। बैंक का एक मैसेज बहुत साफ दिख रहा था, आपके अकाउंट में अभी 1 लाख युआन रिसीव हुए हैं। आपका करंट बैलेंस 1,92.37 युआन है। वो लंबा सा नंबर देखकर मेरी आंखों में जैसे दर्द होने लगा। 92 युआन और 3 जियाओ मेरे इस महीने के बचे हुए पूरे पैसे थे, और अब उसमें यह 1 लाख युआन जुड़ चुके थे। मैंने जल्दी से फोन जेब में रख लिया। हथेलियों में ठंडा पसीना आ रहा था। मैं खड़ा हुआ और सबकी अजीब नजरों की परवाह के बिना दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लम्बू ने पीछे से आवाज दी, चन्हान तुम कहां जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कदम बढ़ाकर मैं तिन क्वांग सैन लैंड केटीवी से बाहर निकल आया। बाहर की ठंडी हवा चेहरे पर लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। मैं थोड़ा कांप गया। दिमाग खाली, समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं। मैं बस सड़कों पर बिना किसी डेस्टिनेशन के चलता रहा। तभी एक 24 घंटे खुले रहने वाले कन्वीनियंस स्टोर के पास से गुजरा। न जाने क्यों मेरे कदम अंदर चले गए। मैं काफी देर तक शेल्फ के सामने खड़ा रहा और आखिर में सबसे महंगा इंपोर्टेड कप नूडल्स, एक सॉसेज और एक एग उठाया। बिलिंग के वक्त कैशियर ने कहा कि 18 युआन हुए। मैंने बिना किसी झिझक के पेमेंट कर दिया। पहले मैं सिर्फ 3 युआन वाले नूडल्स खरीदता था। सॉसेज लेने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। मैं सामान लेकर हॉस्टल के कमरे में आया। कमरा खाली था। लम्बू और बाकी लोग अभी तक नहीं आए थे। मैंने गर्म पानी किया। नूडल्स से उठती भाप ने मेरी आंखों के सामने धुंध ला दी। तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मैं सच में जी रहा हूँ। मैं टेबल के सामने बैठा, फिर से फोन उठाया और उस मैसेज को देखने लगा। मैं बार बार उस नंबर को काउंट कर रहा था। 1 लाख युआन। यह पैसा मेरी माँ की चिंता दूर कर सकता था। यह पैसा मुझे डाइनिंग हॉल में मुफ्त के खाने के लिए लाइन में लगने से बचा सकता था। यह पैसा मुझे दूसरों के सामने झुककर जीने से बचा सकता था। यह पैसा मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने का मौका दे सकता था। मैंने पूरा नूडल्स खाया, यहाँ तक कि उसका सूप भी पूरा पी गया। फिर एक नई नोटबुक और एक पेन निकाला। हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखें बहुत सीरियस। नोटबुक के पहले पेज पर मैंने बहुत जिम्मेदारी से 4 शब्द लिखे। 4 साल का प्लान। कॉलेज के 4 साल यानी टोटल 48 महीने। हर महीने का खर्च मैंने अपने लिए 850 युआन फिक्स किया। 48 महीने के हिसाब से यह 40,800 युआन हुआ। 1 साल की कॉलेज फीस 5,500 युआन थी। बाकी के 3 साल के लिए 16,500 युआन। पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम के बुक्स और स्टडी मटेरियल के लिए लगभग 6,000 युआन। मां के इलाज के लिए घर भेजने के लिए 10,000 युआन और बाकी छोटे मोटे खर्च जैसे क्लास फंड, आईडी कार्ड फोटो और दूसरी चीजें मिलाकर 1,200 युआन। बहुत ध्यान से एक एक चीज का हिसाब लगाने पर टोटल खर्च 74,500 युआन आया। बाकी बचे 25,500 युआन को मैंने इमरजेंसी फंड के रूप में रखा, जिसे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही हाथ लगाना था। मैंने हर एक खर्च को बहुत साफ साफ नोट कर लिया। मुझे पता था कि यह 1 लाख युआन आसमान से नहीं टपके थे। ये वो पैसा था जो टोथानन एक शर्त में हारी थी, और यही पैसा मेरे अगले 4 सालों की लाइफलाइन था। मुझे इसका सही यूज करना था। इस पैसे की मदद से अपना ग्रेजुएशन पूरा करना था, डिग्री लेनी थी, एक अच्छी जॉब ढूंढनी थी, और फिर ये पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ उसे वापस करना था। मुझे अपनी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाना था जिसे कुचला गया था। जब मैंने आखिरी लाइन लिखी तो सुबह होने वाली थी। खिड़की के बाहर सुबह की पहली किरण दिख रही थी। मैंने नोटबुक में लिखे उस पूरे प्लान को देखा। मेरा मन बहुत शांत था, जैसे मुझे अपनी आगे की जर्नी का रास्ता मिल गया हो। अगले दिन जब मैं क्लास के लिए बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा तो टोथानन वहां कुछ लड़कियों के साथ हंसकर बात कर रही थी। उसने एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी जो केटीवी वाले लुक से बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा की तरह बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने मुझे देखा तो वो पल भर के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक छोटा सा सरप्राइज दिखा जो तुरंत गायब हो गया और वो फिर से नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुड़ी और अपनी फ्रेंड्स से बात करने लगी। मैंने भी अपना सिर झुकाया और तेजी से क्लास की तरफ बढ़ गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे दोबारा देखूं। हमारे बीच 1 लाख युआन का फासला था और बस वो पैसा ही था। हमारे बीच कोई और एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं थी, बस एक अजीब सी शर्त और एक प्रॉमिस था जिसे मुझे पूरा करना था। हमारे बीच अब भी 90,000 युआन का अंतर था, हमारे स्टेटस का अंतर था और एक साइलेंट एग्रीमेंट था। मुझे पता था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती और मैं भी नहीं चाहता था। हम दोनों पैरेलल लाइंस की तरह थे, अपनी अपनी लाइफ के ट्रैक पर चल रहे थे बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। लेकिन उस एक अजीब सी बात की वजह से हमारे बीच एक ऐसा कनेक्शन बन गया था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। मेरी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी थी। सबसे पहला चेंज मेरे खाने पीने में आया। मैं अब तीसरी मंजिल पर मुफ्त का सूप लेने नहीं जाता था, बल्कि दूसरी मंजिल पर फ्राइड राइस के काउंटर पर जाता था। मैं 30 युआन वाला सी फूड राइस ऑर्डर करता था। पहली बार जब मैंने ऑर्डर किया तो काउंटर पर खड़ी लेडी थोड़ी देर के लिए रुकी। उसने मुझे 2 बार देखा। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का
हमेशा मुफ्त का खाना खाता था, वो आज इतना महंगा फूड ऑन ऑर्डर कर रहा है। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के पैसे दिए और अपना खाना लेकर एक कोने की टेबल पर चला गया। मैं बहुत धीरे धीरे खाता था, हर एक निवाले की वैल्यू समझता था। ये वो खाना था जो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बदले पाया था। इसे वेस्ट नहीं किया जा सकता था। शाम को माँ का फोन आया। उनकी आवाज में अब भी वही चिंता थी। त्युयिन, तुम्हारे पिता की दवा के पैसों के लिए मैं दूसरों से उधार मांगने गई थी, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अब क्या करें? माँ, अब किसी से मत मांगो, मेरे पास पैसे हैं। मेरी आवाज बहुत नॉर्मल थी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कॉन्फिडेंट साउंड करूं। दूसरी तरफ से काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर माँ की रोने जैसी आवाज आई। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुमने बाहर कोई गलत काम तो नहीं किया ना? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ, आप फिक्र मत करो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। कॉलेज से नेशनल स्कॉलरशिप मिली है जो पूरे 10,000 युआन की है, और कुछ पैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब से बचाए थे। सब मिलाकर काफी है। मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। मैं माँ को सच नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें लगे कि मैंने किसी की मदद लेकर अपनी डिग्निटी खो दी है। फोन रखने के बाद मैं तुरंत बैंक गया और 10,000 युआन ट्रांसफर कर दी। जब मैं बैंक से बाहर आया तो आसमान बहुत साफ था। मैंने ऊपर देखा और महसूस किया कि दिल पर जो एक बड़ा बोझ था वो आखिरकार हट गया है। नोटबुक में लिखी पहली लाइन को मैंने धीरे से काट दिया। उसके बाद से मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया और डाइनिंग हॉल में हेल्प करना भी छोड़ दिया। अब मेरा पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए था। हर सुबह मैं सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंचता था और रात को सबसे आखिर में वहां से निकलता था। मैं बुक्स के ढेर में डूबा रहता था, उन मोटी मोटी स्पेशलाइज्ड बुक्स को पढ़ता और उन पर बारीक नोट्स बनाता था। ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहता था ताकि एक अच्छी जॉब ढूंढ सकूं और जल्द से जल्द तोथानहनहम का सारा कर्ज चुका सकूं। मैं और तोथानहनहम अभी भी एक ही क्लास में थे। जब कोई बड़ा लेक्चर होता तो वो सबसे आगे की सीट पर बैठती थी और मैं सबसे पीछे की सीट पर बैठकर दूर से उसकी पीठ को देखता था। कभी खुद से उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। जब छोटे लेक्चर्स होते तो कभी कभी हमें एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता था, लेकिन उसने मुझसे कभी बात नहीं की और मैंने भी कभी खुद से बात शुरू नहीं की। हम दोनों जैसे सबसे जाने पहचाने अजनबी बन चुके थे। एक बार ग्रुप डिस्कशन का असाइनमेंट मिला जिसमें 2 लोगों को मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। प्रोफेसर ने रैंडमली ग्रुप्स बांटे और मुझे और उसे एक ही ग्रुप में रख दिया। ग्रुप के बाकी लोग हमारी तरफ बड़े अजीब इशारों से देख रहे थे। शायद उन्हें उस दिन केटीवी वाली बात याद आ गई थी। क्लास में इस तरह की कई फालतू अफवाहें चुपचाप फैल रही थी। कुछ लोग कहते थे कि हम रिलेशनशिप में हैं, कुछ कहते थे कि वो मेरा खर्च उठा रही है, तो कुछ कहते थे कि वो मुझे बस टाइम पास के लिए एक खिलौना समझती है। तो तोथानहनहम ने इन अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसने ग्रुप के लोगों की नजरों को नोटिस किया। उसने बस मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, तुम आखिरी के 3 पेजेस का कंटेंट संभाल लेना, बाकी का हिस्सा मैं देख लूंगी। ठीक है, मैंने सिर हिलाया और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे बीच काम के अलावा कोई बातचीत नहीं हुई। डेटा मैंने कलेक्ट किया और पीपीटी मैंने तैयार की। प्रेजेंटेशन के दिन के पास मैंने वो पूरी फाइल उसे सेंड कर दी। उसने बस 2 शब्दों में रिप्लाई किया, रिसीव्ड। अगले दिन जब हम स्टेज पर गए तो मैंने अपना पार्ट प्रेजेंट किया और उसने अपना। हमारा तालमेल बहुत परफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कोई गलती भी नहीं हुई। प्रोफेसर ने हमें काफी अच्छे मार्क्स दिए। स्टेज से उतरने के बाद वो आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे था। जब हम क्लास के गेट के पास पहुंचे तो वो अचानक रुकी और धीरे से मुड़कर मुझे देखा। अच्छा काम किया। केटीवी वाली उस रात के बाद उसने मुझसे यह पहली बात कही थी। ये न तो कोई सवाल था और न ही कोई रिक्वेस्ट, बस एक बहुत ही नॉर्मल और न्यूट्रल सा असेसमेंट था जिसमें कोई इमोशन नहीं था। उसने बस सिर हिलाया जैसे काम खत्म हो गया हो और बिना एक शब्द और बोले मुड़कर चली गई। उसकी पीठ में आज भी वही पुराना कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड था, बिल्कुल उस केटीवी वाली रात की तरह। ऐसा लगता था कि वो 1 लाख युआन उसके लिए सच में एक मामूली खेल था जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने दिया था। मैं किसी भी और से ज्यादा उस पर ध्यान दे रहा था। वो 1 लाख युआन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत थी। मैं उसे एक खेल की तरह नहीं ले सकता था। मैं हॉस्टल लौटा, अपनी 4 साल के प्लान वाली नोटबुक खोली और ग्रेजुएशन के बाद के शहर वाले कॉलम में जहां तोथानहनहम का नाम था वहां मैंने 4 शब्द लिखे, एक बार का कोलैबोरेटिव वर्क, और फिर उसे बहुत जोर लगाकर एक एक लाइन करके काट दिया। ये मेरे लिए एक रस्म की तरह था, खुद को यह याद दिलाने के लिए कि मेरे और उसके बीच उस 1 लाख युआन की शर्त के अलावा और कुछ नहीं है। कोई दोस्ती नहीं, कोई एहसान नहीं, बस एक कर्ज से मुक्ति का रास्ता था जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना था। कॉलेज के 2nd ईयर में मैंने अपनी दिन रात की मेहनत के दम पर 9,000 युआन की नेशनल स्कॉलरशिप हासिल की। इस पैसे को मैंने छुआ तक नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से एक दूसरे बैंक अकाउंट में सेव कर दिया। ये मेरी प्लानिंग से अलग एक एक्स्ट्रा इनकम थी और मेरा कर्ज चुकाने के प्लान का पहला फंड था। मैं अभी भी अपने 4 साल के प्लान को बहुत सीरियसली फॉलो कर रहा था। हर महीने का खर्च 850 युआन, न 1 पैसा ज्यादा न 1 पैसा कम। मैं एक छोटी सी डायरी में अपने हर एक खर्च को नोट करता था, एक एक पैसे का हिसाब रखता था। 1.8 युआन का पेन खरीदा, 13 युआन का खाना खाया, 20 युआन क्लास फंड में दिए, यहाँ तक कि 2 युआन की पानी की बोतल का खर्च भी डायरी में जगह पाता था। लम्बू अक्सर मेरा मजाक उड़ाता था, थमयेन, तुम बिल्कुल एक रोबोट की तरह जीते हो। अब तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है तो इतना कंजूस होने की क्या जरूरत है? ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? मैं उसे समझा नहीं सकता था, वो नहीं समझता था और कभी समझ भी नहीं सकता था। वो 1 लाख युआन मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरे गले में कसी हुई एक रस्सी की तरह था जिसका दूसरा छोर तोथानहनहम के हाथ में था। जब तक मैं खुद अपनी मेहनत से इस रस्सी को काट नहीं लेता तब तक मैं खुलकर सांस नहीं ले सकता था और न ही सच में सिर उठाकर जी सकता था। 2nd ईयर के 2nd सेमेस्टर में कॉलेज का स्पोर्ट्स मीट हुआ और हर क्लास के लिए कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का कोटा था। प्रोफेसर को 3000 मीटर की रनिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा था तो लंबू ने चुपके से मेरा नाम लिखवा दिया। थमयेन, तुम रोज या तो लाइब्रेरी जाते हो या ग्राउंड में रनिंग करते हो, तुम्हारी फिटनेस पक्का बहुत अच्छी होगी, क्लास की इज्जत के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। लंबू ने थोड़े मजबूर होकर कहा। मैंने मना नहीं किया, रनिंग करने में कोई पैसा नहीं लगता था, उल्टा इससे
हेल्थ अच्छी होती और इच्छा शक्ति मजबूत होती थी। मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं थी। रेस के दिन मौसम बहुत गर्म था, सूरज जमीन को झुलसा रहा था और हवा में एक भारी परेशान करने वाली गर्मी थी। मैंने सबसे नॉर्मल स्पोर्ट्स शॉर्ट और एक सैंडो पहना और स्टार्टिंग लाइन पर आ गया। मेरे आसपास के बाकी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गियर और ब्रांडेड कपड़ों में थे। उनके बीच में बहुत अलग और अजीब लग रहा था। जैसे ही स्टार्टिंग गन की आवाज हुई, मैं बाकी लोगों की तरह तेजी से नहीं भागा। मैंने बस अपनी एक स्पीड मेंटेन की और धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ने लगा। मुझे कोई रैंक नहीं चाहिए थी, मुझे बस इस रेस को सेफली पूरा करना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी लाइफ को जी रहा था, बिना किसी जल्दबाजी के, बस एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ाना। धूप बहुत तेज थी, पसीना जल्दी ही मेरे सैंडो को गीला कर चुका था। गालों से बहकर वो ट्रैक पर गिर रहा था और तुरंत भाप बनकर उड़ रहा था। आखिरी राउंड तक आते आते मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। पसीने की वजह से आंखों के सामने धुंधला छा गया था। फेफड़ों में ऐसी जलन थी जैसे अंदर आग लगी हो। पैर इतने भारी थे जैसे उनमें लोहा बांध दिया गया हो और हर एक कदम के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही थी। जब मैं स्टैंड्स के पास से गुजरा तो मैंने अनजाने में ऊपर देखा। तोतनहम वहां स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के साथ उनकी यूनिफॉर्म पहने बैठी थी। उसने एक व्हाइट कैप लगाई थी, वो बिल्कुल सीधी बैठी थी और उसका ऑरा सबसे अलग था। वो अपने पास बैठे किसी इंसान से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। धूप में उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी स्किन इतनी फेयर थी कि वो चमक रही थी, इतनी कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था। वो ट्रैक की तरफ नहीं देख रही थी, उसने मेरी तरफ नहीं देखा और न ही उसे इस कंपटीशन से कोई मतलब था। उसकी दुनिया में यह रेस जिसके लिए मुझे अपनी जान लगानी पड़ रही थी, शायद उसकी सहेलियों के साथ एक नॉर्मल बातचीत से भी कम इंपॉर्टेंट थी। मैंने अपनी नजरें हटा ली। दिल में जो एक अजीब सी कड़वाहट थी उसे दबाया और दांत भींच कर आगे दौड़ता रहा। मुझे पता था कि मेरे और उसके बीच का फासला भी इस 3000 मीटर के ट्रैक जैसा ही था। मैं यहाँ नीचे अपनी पूरी जान लगाकर पसीने से लथपथ होकर संघर्ष कर रहा था और वो हमेशा की तरह उस ऊंचे मुकाम पर बैठी थी जहां धूल का एक कण भी उसे छू नहीं सकता था। जैसे ही मैंने फिनिश लाइन पार की, मैं सीधे जमीन पर गिर गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। पूरी बॉडी जैसे बेजान हो चुकी थी, यहाँ तक कि हाथ उठाकर पसीना पोंछने की ताकत भी नहीं बची थी। लंबू तुरंत दौड़कर मेरे पास आया, मुझे सहारा देकर उठाया और पानी की एक बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। आवाज में बहुत ज्यादा सरप्राइज था। मलेशिया या कहीं और। वैसे चंद्रकांत, तुम तो कमाल हो यार, 4th रैंक, बस थोड़ा सा और रह जाता तो कोई मेडल मिल जाता। सच में तुम्हारा स्टेमिना बहुत अच्छा है। मैंने पानी की बोतल ली, उसका ढक्कन खोला और बड़े बड़े घूंट भरने लगा। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, बस मेरी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैंने पोडियम की तरफ देखा। सुमित अब वहां नहीं था, बस एक खाली सीट बची थी। दिल में अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी राहत भी मिली। हम दोनों वैसे भी एक ही दुनिया के नहीं हैं, हमारे बीच ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया। मैंने अपनी 4 साल की प्लानिंग वाली डायरी खोली और उसके डेट रीपेमेंट वाले पेज पर गया। मैंने बहुत सीरियस होकर वहां एक नया टारगेट लिखा। स्टार्टिंग अमाउंट 9000 था और अब गोल पूरे 1 लाख का था। यह अब कोई हवाई सपना नहीं था और न ही कोई ऐसा टारगेट था जिसे अचीव न किया जा सके। मैंने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया था। बस अगर मैं लगातार मेहनत करता रहा तो एक दिन यह पूरा कर्ज चुका दूंगा। तब मैं उसके सामने अपना सिर ऊंचा करके गर्व से खड़ा हो सकूंगा। समय बहुत तेजी से बीतने लगा। मेरी लाइफ जैसे पूरी तरह प्रोग्राम्ड हो चुकी थी। वही बोरिंग और तय रूटीन, क्लास जाना, खाना खाना, लाइब्रेरी जाना। दिन के बाद दिन और साल के बाद साल बीतते गए। मैं कॉलेज के सोशल इवेंट्स में बहुत कम हिस्सा लेता था और किसी से बात भी नहीं करता था। क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स को मेरी इस अकेले रहने की आदत की अब समझ आ चुकी थी। वे बस इतना जानते थे कि चंद्रकांत एक सन की लड़का है जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत डरावना है, जो शांत और अकेला रहता है लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है। सिर्फ मुझे पता था कि मैं रुक नहीं सकता था और न ही मुझे रुकना चाहिए था। मुझे डर था कि अगर मैं रुका तो यह भारी कर्ज मुझे कुचल देगा। डर था कि अगर मैं रुका तो फिर से उसी पुरानी गरीबी में लौट जाऊंगा। उस बेबस और कमजोर वाले खुद से डर लगता था। डर था कि मुझे इस कर्ज को चुकाने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाना था। कॉलेज का तीसरा साल आ गया था। अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मुझे एक प्रोफेसर का सपोर्ट मिला और मैंने उनके साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हर महीने मुझे 600 का स्टाइपेंड मिलता था। ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये एक एक्स्ट्रा इनकम थी। इससे मेरी रीपेमेंट प्लानिंग को थोड़ी और स्पीड मिल सकती थी। इसके अलावा मैं अपने फ्री टाइम का यूज करके ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग का पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। ये काम बहुत थका देने वाला था। अक्सर मुझे देर रात तक जागना पड़ता था, कभी कभी तो पूरी रात ही निकल जाती थी। लेकिन जब भी मैं अपने अकाउंट में बैलेंस को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखता था तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। हर महीने मेरे उस स्पेशल अकाउंट में 1-2 हजार और जुड़ जाते थे। भले ही ये ज्यादा नहीं था, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और एक दिन पूरे 1 लाख जमा हो ही जाएंगे। सुमित की लाइफ में जैसे कभी कुछ नहीं बदलता था। वह हमेशा की तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता था। जहां भी जाता लोग उसे ही देखते थे। वह हमेशा महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनता था और कॉलेज आने के लिए एक ऐसी कार यूज करता था जिसका ब्रांड भी समझ नहीं आता था। उसके आसपास हमेशा दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप रहता था। हर तरफ हंसी मजाक होता था, जैसे उसे लाइफ में कभी कोई टेंशन ही ना हुई हो। हमारे बीच अभी भी कोई बातचीत नहीं होती थी, बस कभी कभी रास्ते में आमना सामना हो जाता था। उसकी नजरें मुझ पर पड़ती थी, पर 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकती थी। वह लुक बहुत अजनबी सा होता था, जैसे किसी जाने पहचाने स्ट्रेंजर को देख रहा हो। मैंने इस डिस्टेंस को बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों अलग अलग दुनिया के थे, जैसे दिन और रात, जिनका आपस में कभी कोई क्रॉसिंग पॉइंट नहीं हो सकता। वह 1 लाख का अमाउंट बस एक एक्सीडेंट था और एक तरह की डील थी। उसने एक बड़ी बाजी जीतने के लिए पैसों का यूज किया था और मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आने वाले 4 साल दांव पर लगा दिए ताकि अपनी किस्मत बदलने का एक चांस पा सकूं। इस समय यह डील अभी भी चालू थी। मैं इस डील में एक बराबर का पार्टनर बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। अब कॉलेज का लास्ट ईयर आ चुका था। क्लासेस और सब्जेक्ट सब काफी कम हो गए थे। हर कोई अपने फ्यूचर को लेकर
लेकर बिजी हो गया था। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहा था, तो कोई जॉब ढूंढ रहा था। हॉस्टल के कॉरिडोर्स में हर दिन इंटरव्यू कॉल्स की आवाजें आती रहती थी। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से रोने की आवाजें भी सुनाई देती थी। मैं भी बहुत बिजी था। एक तरफ मुझे अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट पूरा करना था और दूसरी तरफ प्रोफाइल रेडी करके इंटरव्यूज देने थे। कुछ टॉप टेक कंपनीज के लिए मेरी 4 साल की प्लानिंग अब अपने एंड पर थी। डायरी में एक एक खर्चे का रिकॉर्ड बहुत क्लियरली लिखा हुआ था। उस 1 लाख के अमाउंट का मैंने पूरा यूज कर लिया था। मैंने उस पैसे को अपने माइंड को डेवलप करने में लगाया, अपनी बेसिक डिग्निटी को बनाए रखने के लिए यूज किया और अपनी फैमिली को मुश्किल समय से बाहर निकाला। मैंने राहुल से सुना कि सुमित अब अब्रॉड जाने वाला है। उसकी फैमिली ने उसके लिए पहले से ही सब कुछ सेट कर दिया था। वह आगे की रिसर्च के लिए फॉरेन की एक टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहा था और ग्रेजुएशन के बाद सीधे एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करने वाला था। वह सच में एक रियल लाइफ विनर था। मैंने बस अपना सिर हिलाया और मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ। ये तो वही रास्ता था जिस पर उसे जाना ही था। इतना अमीर बैकग्राउंड और गॉड गिफ्टेड टैलेंट, उसका फ्यूचर तो ऐसा ही ब्राइट होना चाहिए था। एक नॉर्मल दोपहर की बात है। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला और अपने प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए हॉस्टल की तरफ जा रहा था। जब मैं कॉलेज की आर्टिफिशियल लेक के पास से गुजरा तो मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वह सुमित था। वह लेक के किनारे एक बेंच पर अकेला बैठा था। उसके साथ कोई फॉलोअर्स नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे, आसपास सब कुछ खाली था। ये उसके उस रेगुलर लुक से बिल्कुल अलग था जिसमें वह हमेशा लोगों से घिरा रहता था। वह बिल्कुल एक अलग इंसान लग रहा था। उसने एक सिंपल व्हाइट शर्ट पहनी थी और कोई शो ऑफ नहीं था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह खोया हुआ सा पानी की तरफ देख रहा था। डूबते सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी जिससे उसके चारों तरफ एक गोल्डन लेयर बन गई थी। इस नजारे ने उसके डेली एटीट्यूड और ईगो को थोड़ा कम कर दिया था। उसमें एक अजीब सी सॉफ्टनेस और अकेलापन दिख रहा था। मैंने अपने कदम रोक लिए और थोड़ी दूर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। मेरी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई और मैं उसे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वह वहां अकेला क्यों बैठा था। भीड़ से दूर इस तरह अकेले खोए रहना, शायद यूनिवर्सिटी के एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी या शायद दोस्तों से कोई लड़ाई हुई होगी। मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आए लेकिन कोई भी श्योर नहीं था। वह वहां बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप बैठा रहा। लेक की ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसने उन्हें हटाने के लिए हाथ भी नहीं उठाया, बस खाली नजरों से पानी को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेला बचा हो। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा म्यूजिकल बॉक्स निकाला। उसका सिल्वर आउटर कवर बहुत ही क्लासी और प्रीटी लग रहा था। उसने धीरे से उसकी चाबी घुमाई। एक बहुत ही प्यारी और सुरीली ट्यून बजने लगी। वह सॉन्ग इस शांत माहौल में बहुत ही इमोशनल और थोड़ा सा सैड फील करा रहा था। उसने उस म्यूजिकल बॉक्स को अपनी हथेलियों में बहुत संभाल कर रखा था और अपना सिर झुकाकर उसे ध्यान से देख रहा था। उसका पूरा फोकस वहीं था। ये सुमित का वह साइड था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी मेमोरी में वह हमेशा एक ऐसा स्टार था जो हमेशा चमकता था और सब कुछ परफेक्टली कर लेता था। लेकिन उसकी उस परफेक्ट इमेज में आज मुझे एक क्रैक दिखाई दे रहा था। मुझे अचानक कॉलेज का पहला साल याद आ गया जब उसने मुझे पैसे ट्रांसफर किए थे और अपना सिर उठाकर विक्रम से कहा था कि जब शर्त लगाई है ओबम बॉर्गर की तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ऊपर से तो वह बहुत ही नॉर्मल और कोल्ड दिख रहा था लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा छिपा था जो मैं उस समय नहीं समझ पाया था। मैं उसके बारे में सोच नहीं पा रहा था और आगे सोचने की हिम्मत भी नहीं थी। अब मेरे और उसके बीच एक ऐसी दुनिया का गैप था जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। उसकी टेंशन और उसका अकेलापन मेरी समझ से बाहर थे और वह ऐसी जगह थी जहां मैं कभी कदम नहीं रख सकता था। मैं उस पेड़ के नीचे बहुत देर तक खड़ा रहा जब तक कि पूरी तरह अंधेरा नहीं हो गया और लेक के किनारे की स्ट्रीट लाइट्स जल नहीं गई जिनकी हल्की रोशनी पानी पर रिफ्लेक्ट हो रही थी और पानी की लहरें चमकने लगी थी। सुमित ने उस म्यूजिकल बॉक्स को बंद किया, उसे बहुत संभाल कर अपनी पॉकेट में रखा और फिर उठकर धीरे धीरे वहां से जाने लगा। उसका वह लुक बहुत ही अकेला और उदास। शुरू से लेकर एंड तक उसे मेरे वहां होने का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया और अपनी लाइफ में पहली बार मैंने वह डायरी नहीं खोली, न ही अपनी डेट रीपेमेंट प्लानिंग को दोबारा चेक किया। मैं अपनी स्टडी टेबल के सामने बैठ गया और काफी देर तक बस खोया रहा। मेरे माइंड में लगातार बस उसी सॉन्ग की ट्यून गूंज रही थी। पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सुमित शायद उतना बेफिक्र और टेंशन फ्री नहीं था जैसा वह अपनी इस चमक धमक वाली ग्लैमरस दुनिया में बाहर से दिखाई देता था। वो शायद अपनी ही कुछ परेशानियों और अकेलेपन में जी रहा था। उसके लिए वे 1 लाख युआन शायद सच में कोई बड़ी बात नहीं थे, बस उतनी रकम जो वह आसानी से अपनी जेब से निकाल सकता था। लेकिन जब आपने शर्त लगाई है तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। पर उसके लिए इस सब का क्या मतलब था? मैंने पहली बार इस बारे में सोचना शुरू किया लेकिन चाहे जितना भी दिमाग दौड़ाया मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरे और उसके बीच एक अनदेखी गहरी खाई बन चुकी थी। यह हमारी फैमिली बैकग्राउंड का अंतर था, हमारे परवरिश के माहौल का फासला था, एक ऐसी दीवार जिसे मैं अपनी पूरी मेहनत के बाद भी पार नहीं कर सकता था। अब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता था और वह था जल्द से जल्द उन 1 लाख युआन का कर्ज चुकाना और फिर उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाना। मैंने अपना सिर झटका, दिमाग में चल रहे इस सारे कंफ्यूजन को दूर किया और लैपटॉप खोलकर पूरी शिद्दत से अपना रिज्यूमे एडिट करने लगा। मुझे पता था कि जल्द ही इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, इसलिए मुझे बेस्ट जॉब ऑफर हासिल करना ही होगा। जल्द से जल्द कर्ज चुकाना ही इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। ग्रेजुएशन का दिन करीब आ रहा था। पूरे कॉलेज कैंपस में विदाई का माहौल था। क्लासमेट्स यादें संजोने के लिए तस्वीरें खिंचवाने में बिजी थे, एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन मैं अब भी अपने काम में ही लगा हुआ था। एक के बाद एक कई इंटरव्यू चल रहे थे और मैं एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ना चाहता था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे देश की एक टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी से जॉब ऑफर मिल गया जिसका सैलरी पैकेज मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। यह पैकेज मेरा सारा कर्ज चुकाने और मेरी फैमिली को एक बेहतर लाइफ देने के लिए काफी था। जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैं कंपनी की बिल्डिंग से बाहर आया और खिली हुई धूप में खड़े होकर एक लंबी राहत की सांस ली। दिल पर सालों से रखा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर आखिरकार हट
गया। 4 साल का मेरा सब्र और कड़ा संघर्ष आखिरकार रंग लाया। मैं आखिरकार अपनी उस कंगाली के दिनों से बाहर निकल आया था और अब मुझ में खुद को संभालने की काबिलियत आ गई। शाम को जब मैं हॉस्टल के कमरे में लौटा तो मैंने अपनी 4 साल की प्लानिंग वाली डायरी खोली और उसके आखिरी पेज को पलटा। वहां मेरा पूरा फाइनेंशियल समरी लिखा हुआ था। टोटल इनकम 1 लाख युआन थी, जिसमें से कॉलेज की फीस 16,500 युआन, किताबों और स्टडी मटेरियल का खर्च 5,800 युआन, घर भेजे गए 10,000 युआन, खाने का खर्च 1,200 युआन और रहने का खर्च 40,800 युआन था, जिससे टोटल एक्सपेंस 74,300 युआन हुआ। यह तो सिर्फ मेन खर्चों का हिसाब था। बाकी छोटे मोटे फुटकर खर्च मैंने एक दूसरी छोटी पॉकेट डायरी में नोट किए थे। इन 4 सालों में मैंने वे पूरे 1 लाख युआन लगभग खत्म कर दिए थे और एक भी सिक्का नहीं बचा था। लेकिन मैंने हर एक पैसा बिल्कुल सही जगह पर खर्च किया था। मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, जहां शुरुआत में 100.90 युआन थे, वहां अब सिर्फ 3 युआन और 8 माओ बचे थे, न कम न ज्यादा। ये रकम मेरे ग्रेजुएशन तक का गुजारा करने के लिए बिल्कुल फिक्स बैठी थी। मैंने डायरी बंद की और उसके कवर को धीरे से सहलाया। मेरी जवानी के 4 सालों को समेटने वाली इस डायरी का मिशन अब पूरा हो चुका था। अब मेरे पास एक फिक्स सैलरी वाली अच्छी जॉब थी और कर्ज चुकाने की पूरी कैपेसिटी थी। अब बाकी सब बस वक्त की बात थी। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं ऐसे ही जमा रहा तो कुछ ही सालों में अपना सारा कर्ज उतार दूंगा और खुद से आंखें मिला सकूंगा। ग्रेजुएशन वाले दिन मौसम बिल्कुल साफ था, धूप चमक रही थी और पूरे कैंपस में हंसी मजाक का माहौल था। सब लोग अपनी ग्रेजुएशन गाउन पहने हुए थे, पागलों की तरह तस्वीरें खिंचवा रहे थे और गले मिलकर एक दूसरे को फेयरवेल कह रहे थे। वहां हर तरफ यूथ की एनर्जी और बिछड़ने का इमोशनल माहौल था। मैं उस भीड़ से थोड़ा दूर एक आउटसाइडर की तरह चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। सामने चल रही उस हलचल को देखकर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हो रही थी। कॉलेज में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। इकलौता दोस्त जिससे मेरी अच्छी पटती थी वह था लिनयू, जिसका सिलेक्शन होम टाउन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो गया था। आज दोपहर को ही उसकी ट्रेन थी और वह निकलने वाला था। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक दूसरे को अलविदा कहा, बिना किसी लंबी चौड़ी बातों के, बस दिल से एक दूसरे के ब्राइट फ्यूचर की दुआ की। पूरी सुबह मेरी आंखें भीड़ में बस तो मिंग यान को ढूंढ रही थी। मैं आज के दिन उसे मिलकर खुद थैंक यू कहना चाहता था। उन 1 लाख युआन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था जो उसने उस वक्त दिए थे। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं बहुत जल्द उसके सारे पैसे लौटा दूंगा, क्योंकि मैं उस पर कोई एहसान नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन मैं जितना ढूंढता गया वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। शायद वह आई ही नहीं थी। उसके जैसे अमीर बैकग्राउंड के इंसान के लिए इस ग्रेजुएशन सेरेमनी का कोई खास मतलब नहीं था। उसका फ्यूचर पहले से ही सेट था, इसलिए उसे यहाँ कोई यादें संजोने की जरूरत नहीं थी। मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग थी। एक तरफ थोड़ी निराशा थी तो दूसरी तरफ राहत भी थी। निराशा इसलिए क्योंकि मैं अपने मुंह से उसे थैंक यू नहीं कह पाया, और राहत इसीलिए क्योंकि मुझे उसके सामने दोबारा अपनी गरीबी और बेबसी का तमाशा नहीं बनाना पड़ा और न ही उसकी आंखों में अपने लिए वैसी हमदर्दी देखनी पड़ी। जब मैं वहां से मुड़कर जाने ही वाला था ताकि इस 4 साल के कॉलेज लाइफ को हमेशा के लिए अलविदा कह सकूं, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, चेन यान। मैं हैरान होकर पीछे पलटा। वह तो मिंग यान ही थी। वह भी अपनी ग्रेजुएशन गाउन पहने हुए थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे और उसने बहुत ही लाइट मेकअप किया था। वह हमेशा की तरह खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत और नरमी थी। वह थोड़ी दूर पर अकेली खड़ी थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें जॉब ऑफर मिल गया है ना? हाँ, मिल गया है। मैं थोड़ा नर्वस हो गया और समझ नहीं पाया कि आगे क्या बोलूं, इसलिए बस इतना ही शॉर्ट रिप्लाई दिया, बहुत बढ़िया। उसने सिर हिलाया और हमारे बीच एक अजीब सा साइलेंस छा गया। आसपास लोग लगातार आ जा रहे थे, चारों तरफ शोर शराबा था, लेकिन हम दोनों वहां किसी शांत मूवी के एक सीन की तरह बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। मैंने पैसों की बात करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। इंटरनेशनल लेवल के एक नामी कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाली उस लड़की के सामने, जिसका फ्यूचर एकदम ब्राइट था, मेरा यह रीपेमेंट प्लान कितना छोटा और मजाक जैसा लगता। जब मैं इसी कशमकश में था तभी उसने खुद बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दूरी थी जिसे छिपाना मुश्किल था। मैं अब निकल रही हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में जैसे बहुत कुछ कहने की तड़प थी, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। वे पैसे तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एकदम सुन्न हो गया। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुमने क्या कहा? अब लौटाने की जरूरत नहीं है? हाँ, सच में जरूरत नहीं है। उसने सिर हिलाकर अपनी बात दोहराई। उसकी आवाज में अभी भी वही ठहराव था। वह पैसा मैं शर्त में हारी थी, इसलिए उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और न ही तुम मेरे कर्जदार हो। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वह पैसा मेरे लिए सिर्फ एक शर्त का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत थी। पिछले 4 सालों की मेरी उम्मीद थी, जिसे मुझे हर हाल में उसे वापस करना ही था। लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। उसके होठों पर फिर से वही हल्की सी मुस्कान आई। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वह तुमने अपनी मेहनत से हासिल कर लिया है ना? तुम्हें अब उन पैसों से खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही खुद को मेरा गुनहगार समझने की जरूरत है। इतना कहकर उसने मुझे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। वह तुरंत मुड़ी और आगे बढ़ गई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी पीठ में वही पुराना कॉन्फिडेंस और फासला साफ दिख रहा था। वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी पहली बार मुझे कैफे में मिली थी, लेकिन आज उसके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता थी। मैं काफी देर तक वहीं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। मेरे हाथों में मेरी डिग्री और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट थे, जो बहुत भारी लग रहे थे, मानो मैंने अपने 4 साल की पूरी जवानी, अपनी सारी जिद और मेहनत को अपने हाथों में थाम रखा। उसने कहा कि मुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं जीत गया हूं, लेकिन मेरे दिल का स्वाद और कड़वा हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा खो दिया हो। हमारे बीच का वह कनेक्शन उसने खुद ही एक तरफा फैसला लेकर तोड़ दिया था। अब मेरे पास कर्ज चुकाने का और अपनी नजरों में खुद को सही साबित करने का कोई मौका नहीं बचा था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे गले में बंधी वह कर्ज की जंजीर
जंजीर एक बेड़ी है जिसे मैं अपनी पूरी ताकत से तोड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने खुद आगे बढ़कर एक झटके में उस डोर को काट दिया तो मुझे एक अजीब सी लाचारी और अकेलेपन का एहसास हुआ। 4 साल का वह सफर खत्म हो चुका था और मेरे और तो मिंगयान के बीच की कहानी भी शायद यहीं खत्म हो गई थी। मुझे लगा कि यही हमारा एंडिंग पॉइंट, अब हम दोनों अपनी अपनी अलग लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और हमारे रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। वह विदेश में अपना नाम कमाएगी और मैं अपने देश में कड़ी मेहनत करके अपने दिल का बोझ हल्का करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही सोचा था। ऑफिस में काम का मेरा पहला दिन था। बॉस मुझे पूरी कंपनी का राउंड लगवा रहे थे, जहां जमीन से लेकर छत तक बड़े बड़े शीशे के ग्लास लगे थे। खिड़की के बाहर आसमान को छूती ऊंची इमारतें, गाड़ियों की लंबी कतारें और शहर की चकाचौंध साफ दिख रही थी। ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय बहुत जल्दबाजी में दौड़ रहा था। उनके चेहरों पर थकान और एक अजीब सा कॉम्पिटिटिव जुनून साफ झलक रहा था। पूरे माहौल में कॉफी और पैसों की महक घुली हुई थी। ये माहौल काफी हद तक 4 साल पहले जैसा ही था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर था। वहां पैसा उड़ाने की चीज थी, एक गेम था, स्टेटस सिंबल था, लेकिन यहाँ पैसा मेरे लिए एक टारगेट, लाइफ का फ्यूल था और मेरे दिल के कर्ज को चुकाने का एकमात्र सहारा था। मैंने बहुत जल्दी खुद को इस नए माहौल में ढाल लिया, या यूं कहें कि मैंने कॉलेज के अपने उसी पुराने लाइफस्टाइल को यहाँ भी कंटिन्यू रखा। वही पुराना डिसिप्लिन, हाई एफिशिएंसी, क्लियर गोल और बिना किसी ढिलाई के लगातार काम करना। बाकी लोग सुबह 9 बजे ऑफिस आते थे, लेकिन मैं 8 बजे ही अपनी सीट पर मिल जाता था और दिन भर का पूरा वर्क प्लान रेडी कर लेता था। लोग शाम को 6 बजे लॉग आउट कर देते थे, लेकिन मैं देर रात तक ओवर टाइम करता था ताकि खुद को और बेहतर बना सकूं और ज्यादा से ज्यादा टास्क पूरे कर सकूं। मेरे कलीग्स मुझे काम का कीड़ा बुलाने लगे थे। शुरू में वे मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में उनके दिल में मेरे लिए एक रिस्पेक्ट और डर बैठ गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं बस इतना जानता था कि मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है, खूब पैसा कमाना है और जितनी जल्दी हो सके उन 1 लाख युआन को इकट्ठा करना है। भले ही उसने पैसे लेने से मना कर दिया हो, लेकिन मुझे वे पैसे अपने पास संभाल कर रखने थे। ये मेरा खुद से किया हुआ वादा था, मेरी उस गरीबी से भरी जवानी के दिनों का आखिरी हिसाब किताब था। इस कॉर्पोरेट बिल्डिंग में हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा था। कोई प्रमोशन पाने के लिए पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहा था, कोई अपने साल के एंड में मिलने वाले बोनस का हिसाब लगा रहा था, तो कोई स्टॉक मार्केट और शेयर्स के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी नींद खो चुका था। लेकिन मेरी आंखों में पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही नंबर और एक ही जिद सवार थी। मैंने इसके लिए एक बिल्कुल नया बैंक अकाउंट खुलवाया, जिसे मैंने किसी भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप से लिंक नहीं किया। जैसे ही महीने की सैलरी अकाउंट में आती, मैं उसमें से अपना रूम रेंट, खाने का खर्च और बेहद जरूरी जरूरतें अलग करता और बाकी का एक एक पैसा बिना सोचे सीधे उस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। उस अकाउंट के बैलेंस को धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ते हुए देखना ही मेरे दिल को तसल्ली देता था, जो उस पुराने कर्ज की वजह से हमेशा बेचैन रहता था। कॉलेज के दिनों में जहां मैं हर महीने सिर्फ 800 युआन में गुजारा करता था और तंगी झेलता था, अब मुझे खुद पर वैसी पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह कंगाली और पैसे बचाने की आदत अब मेरे खून में इस कदर बस चुकी थी कि वह मेरी आदत बन गई थी। मैं कभी भी फालतू के कपड़ों या फालतू की चीजों पर एक पैसा भी बर्बाद नहीं करता था। अलमारी में हमेशा की तरह बस कुछ जोड़ी साधारण और टिकाऊ फॉर्मल कपड़े ही रहते थे और फालतू के सोशल फंक्शंस में जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। खाली समय में अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज्यादा पसंद था तो वह था मेरी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे बना हुआ जिम। ऑफिस में घंटों ओवर टाइम करने के बाद जो थकान होती थी उसे मैं वहां पसीना बहाकर दूर कर देता था। मेरी जिंदगी घड़ी के पेंडुलम जैसी एकदम सिंपल हो गई थी, बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। लाइफ में कोई नया ट्विस्ट नहीं था। 1 साल बीत गया। मेरी ईमानदारी और दिन रात की मेहनत की बदौलत मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉय से प्रमोट करके टीम का कोर मेंबर बना दिया गया और मेरी सैलरी भी डबल हो गई। 2 साल बाद मैंने खुद आगे बढ़कर एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी ली जो पूरी तरह ठप होने की कगार पर था। न जाने कितनी रातें जागकर एक के बाद एक हर मुश्किल को पार करते हुए आखिरकार मैंने उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसके बदले में मुझे 6 अंकों का तगड़ा ईयर एंड बोनस मिला। 3 साल पूरे होते होते मैं प्रमोट होकर टीम लीडर बन गया और अब 5 लोगों की एक छोटी सी टीम को गाइड कर रहा था। मैं कंपनी के सबसे युवा मैनेजर्स में से एक बन चुका था। इस वक्त तक मेरे उस कर्ज वाले स्पेशल अकाउंट में 1 लाख युआन से कहीं ज्यादा रकम जमा हो चुकी थी। मैंने इन पिछले सालों के ब्याज का पूरा हिसाब लगाया और उस अमाउंट को राउंड फिगर में पूरे 1,30,000 युआन कर दिया। मुझे लगा कि यह एक बेहद सम्मानजनक रिटर्न गिफ्ट होगा जो मैंने पूरी तरह तैयार कर लिया था। लेकिन अफसोस, जिस इंसान ने सालों पहले मुझे वे 1 लाख युआन दिए थे उसका अब तक कोई अता पता नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद तो मिंगयान जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गई थी। उसने न तो अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ा था और न ही उसके बारे में कोई खबर मिल रही थी। मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स छान मारे, यहाँ तक कि विदेशी सोशल नेटवर्क्स पर भी सर्च किया, लेकिन तो मिंगयान नाम का कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में उसका कोई वजूद ही न रहा हो। मैंने लिन्यू को कॉल किया, जो कॉलेज के दिनों का मेरा इकलौता क्लोज फ्रेंड था जिससे मेरी बातचीत होती थी, लेकिन उसने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा, मुझे कुछ नहीं पता यार, वह तो उसी वक्त पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी, वह हमारे सर्कल की थी ही नहीं, तो भला उससे कांटेक्ट कैसे होता। लिन्यू ग्रेजुएशन के बाद अपने होम टाउन लौट गया था और वहां एक सरकारी नौकरी कर रहा था। उसकी लाइफ आराम से कट रही थी और जल्द ही उसकी सगाई भी होने वाली थी। हम कभी कभार बात करते थे, लेकिन हमारी बातें सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित रहती थी। तो मिंगयान का नाम हम दोनों के बीच एक ऐसा टॉपिक बन चुका था जिसके बारे में बिना कहे ही हम दोनों समझ जाते थे और कोई उसका जिक्र नहीं करता था। वे 1,30,000 युआन बैंक के कार्ड में चुपचाप पड़े रहे। वे पैसे मेरे गुजरे वक्त की तंगी और बेबसी की एक ठंडी याद दिलाते थे और एक ऐसे वादे की तरह थे जो अभी तक अधूरा था। ग्रेजुएशन के चौथे साल मैंने शहर के सेंटर में एक घर के लिए डाउन पेमेंट कर दिया। मैंने एक अपार्टमेंट खरीदा जो बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहां से बाहर का नजारा बेहद शानदार दिखता था। जमीन से छत तक लगे उस बड़े ग्लास विंडो के
के सामने खड़े होकर आधे से ज्यादा शहर की खूबसूरत नाइट लाइफ को देखा जा सकता था। इसके साथ ही मैंने डेली आने जाने के लिए एक कार भी खरीद ली, जो बहुत महंगी तो नहीं थी, लेकिन इस बड़े शहर में मुझे एक सेफ शेल्टर और अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की आजादी देने के लिए काफी थी। आखिरकार मैं वैसी लाइफ जीने लगा था जैसी कभी दूसरों को जीते देख मैं हैरान होता था, एक रिस्पेक्टेड और अच्छी लाइफ। इसके बावजूद मेरे दिल का वह खालीपन जो तो मिंगियन के जाने से हुआ था, आज तक नहीं भर पाया था। देर रात जब मैं उस बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर चमकती हुई शहर की लाइट्स को देखता, तो मुझे लगता कि करियर में मैं सेटल हो चुका हूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी है और अपना घर है। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं यकीनन एक सक्सेसफुल इंसान था, लेकिन जब भी रात के सन्नाटे में दिन भर की थकान उतरती तो मैं चाह कर भी तो मिंगियन को याद करने से खुद को रोक नहीं पाता था। वह अमेरिका में कैसी होगी, वह लड़की जो कभी किसी राजकुमारी की तरह बेहद स्वाभिमानी हुआ करती थी। क्या उस अनजान देश में उसे कोई ऐसा दोस्त मिला होगा जो उसके दिल की बात समझ सके? क्या वह आज भी अपनी मर्जी से वैसे ही ट्रुथ और डेयर जैसे गेम्स खेलती होगी जैसा उसने उस दिन उस कैफे में खेला था? क्या वह आज भी उतनी ही बेफिक्र होगी? क्या वह आज भी किसी गरीब लड़के की किस्मत को ऐसे ही अचानक बदल देती होगी? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो मेरे दिल का यह कर्ज जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा और एक ऐसी कसक बन जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगी। एक शुक्रवार की शाम हमारे कॉलेज क्लास का वह व्हाट्सएप ग्रुप जो पिछले 4 सालों से बिल्कुल शांत पड़ा था, अचानक मैसेजेस से भरने लगा। क्लास मॉनिटर ग्रुप में अनाउंसमेंट कर रहा था कि अगले वीकेंड हमारे ग्रेजुएशन की 4थी सालगिरह पर एक रियूनियन पार्टी रखी जा रही है। इसके लिए एक 5 स्टार होटल का बुफे रेस्टोरेंट बुक किया गया था और सभी क्लासमेट्स को एक साथ आकर कॉलेज के पुराने दिनों की यादें ताजा करने का इन्विटेशन दिया गया था। ग्रुप चैट में जैसे धमाका हो गया। कोई कह रहा था कि वक्त कितनी जल्दी पंख लगाकर उड़ गया, कोई पुराने दोस्तों से मिलने के लिए एक्साइटेड था, तो कुछ लोग अपनी मौजूदा सक्सेस और अचीवमेंट्स का शो ऑफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। स्क्रीन पर लगातार आ रहे मैसेजेस को देखकर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मेरे लिए यह तथाकथित रियूनियन और कुछ नहीं बल्कि अपनी अमीरी का दिखावा करने और दूसरों को नीचा दिखाने का एक नाटक मात्र था। मैं इन फालतू के लोगों और बेकार की चीजों में अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं व्हाट्सएप बंद करने ही वाला था कि तभी लिनियू का एक पर्सनल मैसेज स्क्रीन पर आया। आधी रात हो गई है दोस्त, रियूनियन में आ रहे हो ना? मैंने सीधे 2 शब्दों में जवाब दिया, नहीं आऊंगा। लिनियू ने तुरंत दूसरा मैसेज भेजा, अरे ऐसा मत करो यार, चलो ना, 4 साल हो गए हैं मिले हुए, मना क्यों कर रहे हो? वैसे भी इस बार चाओ काई भी आ रहा है, वह लड़का आजकल आसमान छू रहा है, उसने खुद की अपनी एक टेक कंपनी स्टार्ट की है, सुना है मोटा पैसा छाप रहा है। चाओ काई का नाम सुनते ही जैसे मेरे दिमाग की कोई नस जोर से फड़क उठी। ये वही लड़का था जिसने उस दिन कैफे में बेहद घटिया और कड़वे लहजे में वह 1 लाख युआन की शर्त रखी थी। उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले रौंद दिया था और मुझे सबके सामने तमाशा बनाकर रख दिया था। मैंने फिर से मना कर दिया, नहीं जा पाऊंगा, वीकेंड पर मुझे ऑफिस का काम है। लेकिन लीन यू हार मानने वालों में से नहीं था। ज्यादा बहाने मत बनाओ, तुम अब खुद एक मैनेजर हो, क्या तुम्हें अभी भी रोज ओवर टाइम करना पड़ता है? मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर अपने होम टाउन से फ्लाइट पकड़ कर आ रहा हूँ, अगर तुम नहीं आए तो यह सरासर मेरी बेइज्जती होगी। स्क्रीन पर उसके इस मैसेज को देखकर और कॉलेज के दिनों में उसकी उस केयरिंग आदत को याद करके मैं चाहकर भी उसे और मना नहीं कर पाया। रियूनियन वाले दिन मैं अपनी कार चलाकर होटल पहुंचा। वहां की पार्किंग लॉट महंगी और लग्जरी कारों से भरी पड़ी थी, जिनमें से हर एक कार अपने मालिक के रुतबे और रईसी का शो ऑफ कर रही थी। मैंने चुपचाप अपनी नॉर्मल डेली यूज वाली कार को एक कोने में पार्क कर दिया। उस पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 4 साल पीछे लौट गया। वही पुराना गरीब स्टूडेंट जो अपनी धुली हुई और फीकी पड़ चुकी जैकेट पहने उस दिन सहमा हुआ उस चमचमाते कैफे में दाखिल हुआ। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने एक बेहतरीन फॉर्मल सूट पहना हुआ था। मेरी जेब में इस महंगे डिनर का बिल चुकाने के लिए पूरे पैसे थे और मेरे पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने की पूरी ताकत थी। वीआईपी रूम में लगभग सभी लोग आ चुके थे। 4 साल बाद मिलने की वजह से कई लोगों के चेहरे और लुक बदल चुके थे। कुछ लोग पहले से ज्यादा मोटे हो गए थे, तो कुछ लोगों के चेहरों से वह पुराना बचपना गायब हो चुका था और उसकी जगह दुनियादारी की चालाकी साफ दिख रही थी। वहीं कुछ लोग अब भी अपने पुराने शो ऑफ वाले अंदाज में थे और उनके चेहरों पर एक घमंड साफ नजर आ रहा था। जैसे ही मैंने रूम में एंट्री की, कुछ लोग बड़े उत्साह के साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए और बड़े ही चापलूसी भरे लहजे में मुझसे बात करने लगे। अरे वाह, अब तो आप बड़े साहब बन गए हैं मैनेजर चीन, बहुत बहुत बधाई हो। आगे चलकर अपने इस भाई का भी थोड़ा ख्याल रखना। ये वही लोग थे जो कभी कॉलेज में मुझे देखकर अनदेखा कर देते थे या पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे। आज उन सबके चेहरों पर एक नकली और बड़ी सी मुस्कान थी। उनके इस बदलते बर्ताव की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरा आज का स्टेटस और मेरी पोजीशन थी। मैंने बहुत ही तमीज से हर एक को रिस्पॉन्ड किया और रूम के एक कोने में जाकर बैठ गया ताकि लोगों का ध्यान मुझ पर कम से कम जाए। चाओकाई भी उम्मीद के मुताबिक वहीं मौजूद। उसने एक ब्रांडेड सूट पहन रखा था, सोने के फ्रेम का चश्मा लगाया था और उसके बाल जेल लगाकर पीछे की तरफ सेट किए गए थे। वह दिखने में काफी जेंटलमैन लग रहा था और अपने आसपास खड़े लोगों की भीड़ के बीच बेहद प्राउड फील कर रहा था। मुझे देखते ही वह हाथ में वाइन का ग्लास लेकर मेरे पास आया और उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। चेनियन, बहुत दिनों बाद मिले यार, सुना है तुम किसी बड़ी कंपनी में काफी नाम कमा रहे हो और अब तो मैनेजर भी बन गए हो, सच में बहुत शानदार, बस आप लोगों की दुआ है। मैंने बहुत ही ठंडे और नॉर्मल लहजे में जवाब दिया और बात को आगे नहीं बढ़ाया। वह थोड़ी देर के लिए रुका और जानबूझकर अपनी बात को खींचते हुए एक गहरे टोन में बोला, देखा जाए तो इस वक्त हमारी क्लास में तुम ही सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हो। वैसे उस वक्त तो मिंगियान भी थी। उसने जानबूझकर तो मिंगियान का नाम लिया और फिर अचानक अपनी बात को बीच में ही काट दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और ताना था, जैसे वह कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा रहा हो। जहां पिछला वीडियो खत्म हुआ था वहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। ट्रियो खाई, तुम्हारे ऐसा कहने का क्या मतलब है? क्या सच में शहनाज
शहनाज के साथ कुछ हुआ है? भला उसके साथ क्या हो सकता है? उसका परिवार तो बहुत पहले ही बैंकरप्ट हो चुका है। ट्रियो खाई ने बड़े ही इग्नोरेंस और अजीब टोन में बात की, जैसे वह किसी बेहद मामूली और फालतू बात का जिक्र कर रहा हो। क्या तुम लोगों को नहीं पता? बिल्कुल सच बात है। यह शायद 2 साल पहले की बात है। उसके डैड ने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, पर वह फेल हो गया और किसी ने उन्हें चीट कर दिया। कंपनी का पूरा कैपिटल डूब गया और उन पर भारी कर्ज हो गया। सुना है कि वह लोन कई 100 मिलियन युआन का था। वीआईपी रूम में अचानक सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए। हर कोई शॉक्ड दिख रहा था। किसी ने तुरंत आगे पूछा, तो फिर टो थन नाम का क्या हुआ? उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? उसके पेरेंट्स बहुत चालाक निकले। उसी रात जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसे लेकर वे देश छोड़कर भाग गए। अब भी वे वांटेड हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। ट्रियो खाई ने अपने होंठ सिकोड़े और बेहद इंसल्टिंग लहजे में कहा, बेचारी हमारी शहनाज प्रिंसेस अकेले ही पीछे छूट गई और सारा कर्ज उसके सिर आ गया। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी है। घर, गाड़ी, कुछ भी नहीं बचा। तो अब वह एक ब्लैकलिस्टेड डिफॉल्टर बन चुकी है, जिसे सीधे शब्दों में कहें तो एक कर्जदार कैदी। ट्रियो खाई ने हंसते हुए कहा कि अब वह बुलेट ट्रेन या फ्लाइट में ट्रैवल भी नहीं कर सकती। 5 स्टार होटल में ठहरना तो दूर की बात। सच में वक्त बदल गया है। जो कभी इतनी लाइमलाइट में रहती थी आज पूरी तरह कंगाल हो चुकी है। पूरा कमरा फिर से एक डेड साइलेंस में डूब गया। इस न्यूज को सुनकर हर कोई स्पीचलेस था। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का खून जम गया हो और कानों में आवाज आना बंद हो गई हो। ट्रियो खाई ने इसके बाद क्या कहा मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया। मेरे माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा था कि टो थन नाम बैंकरप्ट हो चुकी है। वह लड़की जो कभी सूरज की तरह चमकती थी, वह लड़की जो खूबसूरत ड्रेस पहनती थी, लग्जरी कार चलाती थी और जिसने कभी मुझे सपोर्ट करने के लिए आसानी से 10 लाख युआन निकाल कर दे दिए थे, आज वह इस हाल में है। वह एक गहरे दलदल में गिर चुकी है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं झटके से उठ खड़ा हुआ। कुर्सी के फर्श से रगड़ने की तेज और अजीब आवाज आई जिसने वीआईपी रूम के उस सन्नाटे को तोड़ दिया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा चेहरा बिल्कुल ब्लैंक और सीरियस था। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। पीछे से आ रही फुसफुसाहटें और लोगों के शौक होने की आवाजें सब मैंने पीछे छोड़ दी। मैं होटल से बाहर आ गया। बाहर की ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे पर लगी। वह हवा बहुत चिल्लिंग और बर्फीली थी। इसके बावजूद मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हुआ। मैं कार में बैठ गया। मेरे दोनों हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मुझे उसे ढूंढना है। हर हाल में उसे ढूंढना ही होगा। 4 साल में यह पहली बार था जब मैंने किसी को ढूंढने के लिए अपने सारे सोर्सेज और पूरी ताकत लगा दी। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और उसे टो थन नम की लोकेशन ट्रेस करने का काम सौंपा। मैंने अपनी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट के क्लीग्स से कांटेक्ट किया और उनसे कोर्ट के पब्लिक रिकॉर्ड्स चेक करने को कहा ताकि टो थन नम से जुड़े सभी केसेस की डिटेल्स मिल सके। दिन बीतते गए और धीरे धीरे छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास आने लगी। ट्रियो खाई ने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था, बल्कि रियलिटी तो उससे भी ज्यादा कड़वी थी। उसकी सिचुएशन मेरी इमेजिनेशन से 100 गुना ज्यादा खराब थी। टो थन नम के डैड की कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद वह खुद भी एक गारंटर थी, इसलिए कोर्ट ने उसे भी इस लोन के लिए लायबल ठहराया। उसके नाम पर जितने भी घर, गाड़ियां और बैंक बैलेंस था सब सीज करके लोन चुकाने के लिए ऑक्शन कर दिया गया। लेकिन वह अमाउंट करोड़ों के इस भारी कर्ज के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। उसे ऑफिशियली ब्लैकलिस्टेड डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डाल दिया गया था। एक अदृश्य जाल ने उसे इस शहर के सोशल सिस्टम में सबसे नीचे ढकेल दिया था। वह फ्लाइट या बुलेट ट्रेन यूज नहीं कर सकती थी, किसी अच्छे होटल में नहीं रुक सकती थी, कोई लग्जरी चीज नहीं खरीद सकती थी, यहाँ तक कि एक नॉर्मल जॉब ढूंढना भी उसके लिए एक सपना बन गया था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने मुझे जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक 6 महीने पहले टो थन नम सबर्बन एरिया के एक पुराने अपार्टमेंट के बेसमेंट में रहती थी, जो बहुत ही डार्क और डैम्प था, जहां धूप भी नहीं पहुंचती थी। बाद में रेंट न दे पाने की वजह से मकान मालिक ने उसे वहां से निकाल दिया और तब से उसका कोई अता पता नहीं था। सारे क्लूज यहीं आकर खत्म हो गए थे। मैंने अपनी कार को उसी पुराने अपार्टमेंट के गेट के सामने पार्क किया। उस डार्क और स्मेली बेसमेंट के एंट्रेंस को देखते हुए मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि उसने अकेले इन 2 सालों के मुश्किल सफर को कैसे काटा होगा। उसने सर्वाइवल के लिए इस हताशा में कितना स्ट्रगल किया होगा। अगले कुछ महीनों तक मैं इस शहर की गलियों में एक घोस्ट की तरह भटकता रहा। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद मैं घर नहीं जाता था, बल्कि उन जगहों पर कार लेकर जाता था जहां होमलेस लोग इकट्ठा होते थे। पुल के नीचे, पार्कों में, सबवे स्टेशनों के पास और 24 घंटे खुले रहने वाले फास्ट फूड जॉइंट्स में। जब भी मैं किसी पतली दुबली लड़की को देखता मेरा दिल बैठ जाता और मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। मुझे खुद पर डाउट होने लगा था, क्या मैं उसे कभी ढूंढ भी पाऊंगा? शायद वह इस इंसल्टिंग और डिफिकल्ट शहर को छोड़कर कहीं दूर चली गई है, या शायद लाइफ की इन प्रॉब्लम्स ने उसे इस कदर तोड़ दिया है कि वह अब इस दुनिया में ही नहीं रही। ये थॉट जैसे ही माइंड में आया उसने मुझे अंदर तक डरा दिया और मैं कांप उठा। वह विंटर की एक रात थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। मैं कंपनी में लगातार 1 हफ्ते के ओवरटाइम और हैक्टिक शेड्यूल से फ्री हुआ था। मैं फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था। रात के करीब 1 बज रहे थे और मैं एक सुनसान सड़क पर कार चला रहा था। जब मैं एक ओवरपास के पास पहुंचा तो आगे एक चेन एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक था। मुझे मजबूरन ओवरपास के नीचे के रास्ते से शॉर्टकट लेना पड़ा। ब्रिज के नीचे का एरिया हमेशा से होमलेस लोगों का ठिकाना रहा है। वे ठंड से बचने के लिए कार्डबोर्ड और फटे पुराने कंबलों से छोटे छोटे टेंट बना लेते थे ताकि किसी तरह रात गुजार सके। मैंने कार की स्पीड कम की और हेडलाइट्स की रोशनी को उन कांपते हुए लोगों पर डाला। उन टूटे फूटे टेंट्स को देखकर मेरा दिल पूरी तरह सुन्न हो चुका था। बार बार मिलने वाली निराशा ने मुझे लगभग गिव अप करने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही हेडलाइट की रोशनी आखिरी टेंट पर पड़ने वाली थी, मेरे हाथ अचानक रुक गए। वह टेंट सबसे ज्यादा खराब हालत में था। वहां बस एक फटा हुआ कंबल था। अंदर कोई लेटा हुआ था जिसने एक गंदी और फटी हुई मिलिट्री जैकेट ओढ़ी हुई
थी। वह इंसान पूरी तरह सिकुड़ कर सोया हुआ था, बिल्कुल बाकी होमलेस लोगों की तरह। लेकिन उस गंदे गद्दे के बाहर एक पैर दिख रहा था जिसने कैनवस शूज पहने हुए थे। हालांकि उन जूतों का ओरिजिनल कलर अब पहचानना मुश्किल था क्योंकि वे मिट्टी और दाग धब्बों से भरे थे, लेकिन मैं उस डिजाइन को अच्छे से पहचानता था। वह हमारे कॉलेज के दिनों का सबसे कॉमन और सस्ता शू स्टाइल था। टो थन नम ने कभी भी ऐसे सस्ते कैनवस शूज नहीं पहने थे। इसके बावजूद मेरा दिल अजीब तरह से तेज धड़कने लगा। मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने कार को सड़क के किनारे पार्क किया, इंजन बंद किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बर्फीली हवा चाकू की तरह चेहरे पर लग रही थी जिससे मैं कांप उठा। मैं धीरे धीरे उस टेंट की तरफ बढ़ने लगा। आसपास बहुत शांति थी, बस हवा की सनसनाहट और मेरे दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैं टेंट के पास गया और धीरे से नीचे झुका। दूर लगी स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में मैंने उस चेहरे को ध्यान से देखा। वह चेहरा बहुत गंदा था, धूल और मिट्टी से सना हुआ, बाल सूखे घास की तरह बिखरे हुए थे, आंखें अंदर धंसी हुई थीं और चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। उसके होंठ पूरी तरह सूखे और फटे हुए थे जिनमें बिल्कुल भी लाली नहीं बची थी। लेकिन वह जाना पहचाना चेहरा, जब उसकी आंखें बंद थीं तब भी उसमें वही पुराना एटीट्यूड और थोड़ी सी जिद झलक रही थी। मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। ये वही थी, सच में ये टो थन नम ही थी। मेरी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी हथौड़ा मार दिया। दर्द इतना था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसे शायद एहसास हुआ कि वहां कोई है। उसका शरीर थोड़ा हिला और उसकी पलकें धीरे से खुली। वे आंखें जो कभी बहुत साफ और अट्रैक्टिव हुआ करती थी, जब वह मुझे देखती थी तो उनमें हमेशा एक क्यूरियोसिटी और थोड़ा डिस्टेंस होता था, मगर अब वहां सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाली थकान और खालीपन था। कोई फोकस नहीं, कोई चमक नहीं, जैसे उन पर धूल की एक मोटी लेयर जम गई हो। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी प्राइड और कड़कपन बिल्कुल नहीं था। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक थीं। ऐसा लगा जैसे उसने सामने खड़े इंसान को पहचाना ही ना हो। कौन हो तुम? उसकी आंखों में वह खालीपन और लाचारी देखकर मेरे दिल को गहरा धक्का लगा। दर्द के मारे मेरा दम घुटने लगा था। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, अपनी हथेली को खोला और बहुत ही शांत और फॉर्म आवाज में कहा, जिसमें एक ऐसी पावर थी जिसे मना नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 साल पहले हमारे ग्रेजुएशन डे पर उसने मुझसे कहा था कि इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलोगी? उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उस खालीपन के बीच एक शौक और अविश्वास की भावना दिखी। उसने पहले मुझे देखा और फिर नीचे मेरे बढ़े हुए हाथ को देखा। अगले ही पल उसकी उन उदास आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकने लगे और उसके गालों से होते हुए नीचे गिरने लगे। वे आंसू जैसे बहुत समय से जमा बर्फ की तरह थे जो आखिरकार इस मोमेंट पर पूरी तरह पिघल गए थे। वह जोर जोर से नहीं रो रही थी, बस खामोशी से उसके आंसू बहे जा रहे थे। उन आंसुओं ने उसके चेहरे की धूल को साफ कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर आंसुओं की लाइनें साफ दिखने लगी। मैंने कोई जल्दी नहीं की, न ही कुछ कहा, बस चुपचाप वहां बैठकर उसे देखता रहा। हम दोनों वैसे ही रहे। मैं वहां बैठा रहा और वह उस ब्रिज के नीचे बर्फीली हवा के बीच लेटी रही। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का पॉज बटन दब गया। बस दूर से कभी कभार गाड़ियों के टायरों की आवाज आ रही थी और हवा के शोर में उसके रोने की हल्की सी आवाज दब रही थी। काफी देर बाद मैं खड़ा हुआ। मैंने अपनी महंगी ओवरकोट उतारी और धीरे से उसके कमजोर शरीर पर डाल दी। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा, जैसे उसे किसी गर्म चीज ने छू लिया हो, और उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने अनजाने में उस कोट को हटाने की कोशिश की। वह इस अचानक मिली गर्माहट को रिफ्यूज करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसका हाथ थोड़ा ऊपर उठा और फिर बिना किसी ताकत के नीचे गिर गया। उसमें खुद को रोकने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी और मैंने भी उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। मैं फिर से नीचे झुका। मैंने एक फर्म लेकिन जेंटल ग्रिप के साथ उसके ठंडे हाथ को पकड़ा। उसके हाथ बहुत ठंडे थे, धूल से सने हुए, और उन पर छोटे छोटे घाव थे। मैंने बहुत ही केयरफुली उसे उस गंदे बिस्तर से ऊपर उठाया। उसका वेट बहुत कम था, वह एक पंख की तरह हल्की लग रही थी। मुझे उसके आधे शरीर को अपने होल्ड में लेना पड़ा ताकि वह गिर ना जाए। वह लड़खड़ा रही थी। उसका हर एक कदम बहुत मुश्किल था, जैसे उसके शरीर की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी हो। दूरी बस कुछ ही मीटर की थी, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा। उसका हर एक कदम ऐसा था मानो वह पिछले 2 सालों के अपने सारे दर्द को पार कर रही हो। मैंने कार के पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला, बहुत सावधानी से उसे सीट पर बिठाया। वह उस बड़ी सी सीट पर सिकुड़ कर बैठ गई। उसका शरीर अब भी हल्का कांप रहा था, जिससे वह और भी छोटी लग रही थी। वह बड़ा ओवरकोट उसके शरीर पर ऐसा लग रहा था मानो किसी बच्चे ने बड़ों के कपड़े पहन लिए हों। वह बहुत ही अकेली और असहाय दिख रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया, ड्राइवर सीट पर बैठा और तुरंत कार का हीटर फुल स्पीड पर ऑन कर दिया। जैसे ही गर्म हवा कार में फैलने लगी, उसका शरीर अनकंट्रोल तरीके से कांपने लगा। उसके दांत आपस में किटकिटा रहे थे, जो कि इतनी ठंड के बाद अचानक गर्मी मिलने पर बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन था। मैंने उससे नहीं पूछा कि उसे कहां जाना है, न ही यह पूछा कि इन 2 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ। मैं जानता था कि वह पास्ट उसके लिए एक ऐसा जख्म है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने बस शांति से कार स्टार्ट की और धीरे धीरे उसे ट्रैफिक में ले गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस खिड़की से बाहर पीछे छूटती हुई लाइट्स को देखती रही। वे चमकती हुई और लग्जरी लाइट्स जो कभी उसकी लाइफ का हिस्सा हुआ करती थी, आज उसकी उन सूनी आंखों में कोई फीलिंग्स नहीं जगा पा रही थी। वह एक ऐसी पपेट की तरह लग रही थी जिसकी सोल गायब हो चुकी हो। उस ग्लैमरस दुनिया के लिए जिस पर वह कभी बहुत प्राउड फील करती थी, अब उसके मन में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। कार धीरे धीरे मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर आई और बेसमेंट पार्किंग में जाकर रुक गई। मैंने इंजन बंद किया, कार से उतरा और घूमकर पैसेंजर साइड आया। मैंने उसके लिए दरवाजा खोला। वह बिल्कुल नहीं हिली, उसी पोजीशन में बैठी रही। उसकी ब्लैंक आंखें बाहर देख रही थी, जैसे उसकी सोल अब भी उसी ठंडे ब्रिज के नीचे फंसी हुई हो। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, बस पेशेंस के साथ वेट करता रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में बहुत कंफ्यूजन और डर था, साथ ही एक हल्का सा रेजिस्टेंस भी था जो आसानी से नोटिस किया जा सकता था। मैंने एक बार फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। इस बार उसने
बहुत देर तक हेसिटेट किया, उसकी उंगलियां थोड़ी कांपी, लेकिन आखिरकार उसने अपना वह ठंडा, गंदा और जख्मों से भरा हाथ धीरे से मेरी हथेली पर रख दिया। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा, उसे धीरे से कार से बाहर निकाला और हम लिफ्ट की तरफ बढ़े। मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर से अपने घर का दरवाजा खोला। अंदर की वार्म और ब्राइट लाइट बाहर तक आ गई। मेरा अपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल साफ सुथरा और मेंटेन था। वह एक मॉडर्न नॉर्डिक मिनिमलिस्ट स्टाइल में डेकोरेटेड था, जहां हर चीज अपनी सही जगह पर थी। टोटनहाम दरवाजे पर ही रुक गई। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसने नीचे अपने पैरों में पहने उन गंदे कैनवस शूज को देखा और फिर साफ सुथरे वुडन फ्लोर को देखा। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और झिझक साफ दिख रही थी। मैंने उसकी इस घबराहट को पॉइंट आउट नहीं किया, बस शू रैक से एक बिल्कुल नए और साफ स्लीपर्स निकाले, उन्हें धीरे से उसके पैरों के पास रखा और कहा कि इन्हें पहन लो वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। वह एक पल के लिए रुकी और फिर चुपचाप मेरे पीछे लिविंग रूम में आ गई। मैंने बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ थोड़ा फ्रेश हो जाओ, वहां हमेशा गर्म पानी अवेलेबल रहता है और अलमारी में साफ टॉवल और कपड़े रखे हैं। मेरे पास फीमेल क्लोथ्स नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपना एक नया कैजुअल सूट निकाल देता हूं जो मैंने कभी नहीं पहना। तुम फिलहाल इसी से काम चला लो। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे से सिर हिलाया और मुड़कर बाथरूम में चली गई। बहुत जल्द अंदर से पानी बहने की आवाज आने लगी। मैं किचन में गया और रेफ्रिजरेटर खोला। फ्रिज में कई तरह के इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स, मिल्क, स्टेक और फ्रेश वेजिटेबल्स भरे हुए थे, जो मैं अपनी डेली लाइफ के लिए स्टॉक करके रखता था। लेकिन इस मोमेंट पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या बनाऊं। इतने लंबे समय की भूख और कड़ाके की ठंड ने उसके स्टमक को बहुत कमजोर कर दिया था। मुझे डर था कि वह हैवी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। आखिरकार मैंने कंटेनर से थोड़े से चावल निकाले, उन्हें अच्छे से साफ किया, फिर एक मिट्टी के बर्तन में डाला और हल्की आंच पर धीरे धीरे एक सिंपल व्हाइट राइस सूप यानी पतली खिचड़ी पकाने लगा। यह वह चीज थी जो इस वक्त उसके पेट को सबसे ज्यादा गर्माहट दे सकती थी और अब भी के लिए उसके लिए सबसे बेस्ट डिश थी। बाथरूम से पानी की आवाज बहुत देर तक आती रही, इतनी देर तक कि मुझे फिक्र होने लगी। मैं सोचने लगा कि कहीं अंदर उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। जब मुझसे और वेट नहीं हुआ और मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था, तभी पानी की आवाज बंद हो गई। करीब 10 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। वह बाहर आई। उसके गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। बालों की युक्तियों से पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी और उसने मेरा वह बड़े साइज का ओवरसाइज्ड ट्रैक सूट पहना हुआ था। ट्राउजर की लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, जो उसके एंकल के पास डीली होकर सिमट गई थी। वो बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही थी, जैसे उसने अपना पुराना रूप वापस पा लिया हो। उसकी स्किन बहुत गोरी थी, लेकिन वह एक अस्वस्थ पीलापन था जिसमें कोई रौनक नहीं थी। वह चेहरा जो कभी बहुत प्राउड और ब्राइट हुआ करता था, अब उस पर सिर्फ एक गहरी थकान और टूटने के निशान थे जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। उसके चेहरे पर अब पुराने दिनों का कोई ग्लो नहीं बचा था। वह मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, बस अपना सिर नीचे झुकाए हुए थी। उसने अपने दोनों हाथों से ट्रैक सूट के कॉर्नर को कसकर पकड़ रखा था। उसका शरीर थोड़ा स्टिफ था, जैसे कोई बच्चा कोई गलती करने के बाद खड़ा हो। मैंने अभी अभी तैयार हुई वह गर्म खिचड़ी एक साफ चीनी मिट्टी के बाउल में निकाली, उसे डाइनिंग टेबल पर रखा और धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिया। थोड़ा कुछ खा लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा और गर्माहट मिलेगी। उसने सिर उठाकर उस गर्म खिचड़ी के बाउल को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स थी, जिसमें एक थैंकफुलनेस थी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था और एक हल्का सा दर्द था जो आसानी से छुपाया नहीं जा सकता था। वह लड़की जो कभी किसी गॉड की तरह 10 लाख युआन निकालकर मुझे उस दलदल से बाहर लाई थी, आज उसे अपनी बेसिक लाइफ सर्वाइव करने के लिए मुझसे एक बाउल गर्म खिचड़ी की जरूरत थी। डेस्टिनी का यह अजीब और क्रूर सच इस समय पूरी तरह सामने आ चुका था। आने वाले दिनों में हमारे बीच एक अजीब लेकिन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला बैलेंस बन गया। मैं रोज की तरह ऑफिस जाता था और वह घर पर रहती थी, बिल्कुल शांत और खामोश। वह बहुत सोती थी। पहले दिन तो वह लगभग 20 घंटे सोती रही, जैसे वह पिछले 2 सालों की अपनी अधूरी और डिस्टर्ब स्लीप को पूरा करना चाहती हो। वह अब भी ज्यादा बात नहीं करती थी। हमारे बीच ऑलमोस्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं था। ऑफिस जाने से पहले मैं टेबल पर एक सिंपल ब्रेकफास्ट बनाकर रख देता था और काम से लौटने के बाद एक लाइट डिनर पैक करवा कर लाता था। फिर टेबल पर बर्तन अरेंज करता था। मैंने उसके लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदा, एक नया सिम कार्ड रजिस्टर कराया और उसके बेड के पास रख दिया। मैंने उसके लिए बहुत सारे नए कपड़े भी खरीदे। वे पुराने दिनों की तरह कोई महंगी ड्रेसेस नहीं थी, बल्कि सिंपल हुडीज थी। टी शर्ट्स और जीन्स को मैंने उसके रूम की अलमारी में सेट कर दिया था। वह चुपचाप मेरे बनाए हुए खाने को खा लेती थी, मेरे खरीदे हुए नए कपड़े पहन लेती थी और खुद को साफ सुथरा और ग्रूम्ड रखती थी। लेकिन वह इस अपार्टमेंट में हमेशा एक इनविजिबल घोस्ट की तरह रहती थी। वह इतनी शांत रहती थी कि कभी कभी उसके होने का एहसास भी नहीं होता था। उसने कभी मुझसे खुद से बात करने की शुरुआत नहीं की और न ही कभी अपने रूम से बाहर आने की कोशिश की। ऐसा लगता था जैसे वह इस खामोशी के जरिए अपने उस बचे खुचे सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की कोशिश कर रही हो। मैं उसकी मेंटल स्टेट को अच्छे से समझता था। वह मुझसे बात नहीं करना चाहती थी और न ही उन पुरानी बातों को याद करना चाहती थी, क्योंकि एक बार बात शुरू होने का मतलब था अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना, अपनी इस बेबसी को मानना। मैं जानता था कि उसे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में समय लगेगा, दोबारा पैरों पर खड़े होने के लिए वक्त चाहिए। इसलिए मैंने कभी उस पर प्रेशर नहीं डाला, बस चुपचाप उसके साथ रहा, उसे पूरा स्पेस और रिस्पेक्ट दिया। हमारे रूटीन में बदलाव चौथे दिन की शाम को आया। मैं ऑफिस से घर लौटा, दरवाजा खोला और यह देखकर हैरान रह गया कि सुबह सिंक में छोड़े हुए सारे गंदे बर्तन साफ हो चुके थे और उन्हें रैक पर सलीके से सुखाने के लिए रखा गया था। अपार्टमेंट का फर्श भी बिल्कुल साफ था, बल्कि उससे भी ज्यादा साफ था जैसा मैं नॉर्मली खुद साफ करता था। मैं लिविंग रूम में गया तो देखा कि वह सोफे पर बैठी थी। अब वह अपने रूम में नहीं छुपी थी। उसने वह ग्रे हुडी पहनी हुई थी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। उसके बाल अच्छे से कॉम्ब किए हुए थे। वह बहुत शांत बैठकर फ्लोर टू सीलिंग विंडो से शहर का सनसेट देख रही थी। डूबते सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं, जिससे उसके स्लिम फिगर पर एक प्यारी सी गोल्डन आउटलाइन बन रही थी। मेरे आने की आवाज सुनकर उसके कंधे हल्के से कांपे। वह तुरंत खड़ी हो गई, मेरी
तरफ मुड़ी। उसके होंठ थोड़े हिले जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और इनसिक्योरिटी थी, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सिर झुकाया और धीरे से अपने रूम की तरफ जाने लगी। मैंने अनजाने में ही उसे आवाज देकर रोक लिया। मेरी टोन बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसमें एक ऐसी पावर थी जिसे मना नहीं किया जा सकता था। रुको। उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके कंधे किसी स्टैचू की तरह बिल्कुल स्टिफ हो चुके थे। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया और जेंटली कहा, तुम्हें यह सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच का सन्नाटा एक इनविजिबल जाल की तरह फैल गया। काफी देर बाद वह धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। इस घर में आने के बाद यह पहली बार उसने सच में सीधे मेरी आंखों में देखा था। उसकी उन आंखों में बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स का तूफान चल रहा था। उसमें एक ऐसा थैंकफुलनेस था जिसे वह छुपा नहीं पा रही थी, एक ऐसा इंसल्ट और दर्द था जिसे दबाना मुश्किल था, और कुछ ऐसा भी था जिसे मैं चाहकर भी रीड नहीं कर पा रहा था। वह एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था जो लगभग सब कुछ रिफ्यूज करने जैसा था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। रुको। उसके कदम अचानक रुक गए। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा रहा। उसके कंधे बहुत तनाव में थे, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने धीरे से कहा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच खामोशी एक अदृश्य जाल की तरह फैल गई। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे मुड़कर मेरी तरफ देखा। ये पहली बार था जब वह इस घर में लौटने के बाद मेरी आंखों में सीधे देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत सी जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। कृतज्ञता जिसे वह छिपा नहीं पा रहा था, अपमान जिसे वह ढक नहीं पा रहा था, और कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दृढ़ता जैसे वो लगभग इनकार कर रहा हो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और सूखी थी, जैसे उसका गला कई बार रगड़ा गया हो। हर शब्द बहुत भारी लग रहा था। मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकता। ये वाक्य हल्का था, लेकिन मेरे दिल में किसी जलते हुए कील की तरह चुभ गया। मैंने देखा कि वो अब भी इन बातों पर अड़ा हुआ था और अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं देना चाहता था। मैंने उसके पीले और थके हुए चेहरे को देखा। मेरे दिल में दर्द, करुणा और थोड़ी सी प्रशंसा थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने बहस नहीं की, बस मुड़कर स्टडी रूम में चला गया। किताबों की अलमारी की सबसे गहरी दराज से मैंने एक साधारण सी नोटबुक निकाली, जिसका कवर पीला पड़ चुका था और किनारे पुराने हो चुके थे। वो मेरी कॉलेज के समय की नोटबुक थी। मैंने इसे 8 सालों से संभाल कर रखा था। मैं नोटबुक लेकर लिविंग रूम में वापस आया और उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने नोटबुक उसके हाथ में दे दी। वो हैरानी से देखने लगा। उसकी नजर पहले पन्ने पर लिखे 4 शब्दों पर टिक गई। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका शरीर एक पल में कठोर हो गया, यहाँ तक कि उसकी सांस भी रुक गई। वे 4 शब्द थे, 4 साल की योजना। नीचे पन्नों पर उस 10 लाख युआन की पूरी खर्च सूची लिखी थी जो उसने उस समय दी थी। हर खर्च साफ लिखा हुआ था, हर जगह तारीख और उपयोग का कारण दर्ज था। मैंने जीवन यापन खर्च की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, उस समय आपने जो 10 लाख युआन मुझे दिए थे, उसी से मैंने 4 साल तक पढ़ाई पूरी की। किराया और खर्च सब इसमें लिखा है। अब आपकी बारी है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह उन संख्याओं और लिखावट को देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और सदमा था। उसके लिए वह बस एक अनौपचारिक फैसला था, लेकिन मेरे लिए वो मेरी अंधेरी जवानी की एकमात्र रोशनी थी। मैंने इसे 4 साल तक बहुत सावधानी से निभाया था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने हाथ उठाया, जैसे वह उन शब्दों को छूना चाहता हो, लेकिन पन्ने को छूने से ठीक पहले उसका हाथ रुक गया, जैसे वह कोई बहुत नाजुक चीज हो। उसने अचानक अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसका शरीर नीचे बैठ गया। उसके कंधे जोर जोर से कांपने लगे। लंबे समय से दबा हुआ रोना आखिरकार बाहर आ गया। वह अब बिना आवाज वाला आंसू नहीं था, बल्कि दिल चीर देने वाली चीख थी, जैसे वो पिछले 2 सालों का सारा दर्द निकाल देना चाहता हो। मैं आगे नहीं गया, नहीं कोई सांत्वना दी। मैं जानता था कि उसे इस समय सस्ती सहानुभूति नहीं चाहिए। उसे बस एक रास्ता चाहिए था जहां वो पूरी तरह टूट सके। मैं चुपचाप खड़ा रहा और टिश्यू का डिब्बा उसके पास रख दिया। वो बहुत देर तक रोता रहा। इतना रोया कि उसकी आवाज भर्रा गई, इतना रोया कि उसका शरीर थककर कांपने लगा। काफी देर बाद वह धीरे धीरे शांत हुआ। वह अभी भी जमीन पर बैठा था, जैसे कोई भटका हुआ बच्चा हो। उसके कंधे अब भी हल्के हल्के हिचकियां ले रहे थे। मैंने एक कप गर्म पानी दिया। उसने ऊपर देखा और कप ले लिया। वह छोटे छोटे घूंट पीने लगा। मैंने कहा, उठ जाओ, जमीन ठंडी है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। वह हिचकिचाया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सहारे से उठ गया। वह सोफे पर बैठ गया। मैंने नोटबुक टेबल पर रख दी। लिविंग रूम फिर से लंबे सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, उसकी आवाज में पछतावा था, माफ करना। मैं थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। वो मेरी आंखों से नजरें बचा रहा था। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। उस दिन की बात, माफ करना, मैं नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि उस पैसे का तुम्हारे लिए इतना महत्व होगा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी बात काट दी। उसकी सच्चाई और दृढ़ता के विपरीत मैंने कहा, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो पैसा नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं सच कह रहा था। वो 1 लाख युआन कभी सिर्फ पैसा नहीं था।
वो मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे समय की एक रोशनी था। वो एकमात्र सहारा था जिसे मैं पकड़ सकता था। जब मैं कीचड़ में संघर्ष कर रहा था तब वो मेरी एकमात्र उम्मीद थी। वो ऊपर देख रहा था, उसकी आंखें लाल थीं, उसके होंठ हिल रहे थे और आखिरकार उसने वो सवाल पूछा जिसे वह दिल के सबसे गहरे हिस्से में दबाए हुए था। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने सीधे जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, लॉक खोला और बैंक ऐप खोला। उस अकाउंट को खोला जिसे मैंने 8 सालों से संभाल कर रखा था और उसे दिखा दिया। वह संदेह में फोन पकड़ रहा था। जब उसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। खाते में बैलेंस 1,46,000 युआन दिख रहा था। 1 लाख मूल राशि और 8 साल का ब्याज, उच्चतम बचत ब्याज दर के अनुसार। मैंने यह पैसा पहले से तैयार रखा था, बस तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। सु केंग्यान स्क्रीन पर नंबर को घूर रहा था। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। वो इस 1,46,000 को समझ रहा था। उसके परिवार पर उस समय जो भारी कर्ज था उसके सामने यह कुछ भी नहीं था, लेकिन वह इसके अर्थ को और भी गहराई से समझ रहा था। इसका मूल्य सिर्फ पैसों से कहीं आगे था। अब उसे समझ आ गया था कि मैं क्यों उसे हर कीमत पर ढूंढ रहा था, क्यों मैंने उसे अपने घर लाया और क्यों मैं उसकी इतनी देखभाल कर रहा था। ये दया नहीं थी, नहीं करुणा। उसने फोन वापस मुझे दे दिया और अपना चेहरा ढक लिया। इस बार वह नहीं रोया, लेकिन उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसके कंधे तनाव में थे, जैसे वो कुछ दबा रहा हो। मेरे अंदर जो खालीपन 8 साल से था वो इस पल में भर गया, भारी लेकिन शांत। मैं उसके पास बैठ गया। इस बार मैंने दूरी नहीं रखी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कांपते कंधे पर रखा और धीरे से उसका नाम लिया, सुकेंग्यान। सब खत्म हो गया। उसने धीरे धीरे हाथ नीचे कर लिया। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ वो मुझे देखने लगा। तेज रोशनी में उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं था। उनमें जैसे धीरे धीरे तारे चमक रहे थे। वो मुझे बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह बहुत कमजोर मुस्कान थी, लेकिन बहुत कीमती, जैसे लंबी सर्दियों के बाद पहली हरी कोंपल। हम दोनों के बीच का 8 साल पुराना कर्ज और आत्मसम्मान का संघर्ष इस पल में सच में खत्म हो गया और एक नई कहानी अभी शुरू हुई थी। और आत्मसम्मान का संघर्ष इस पल में सच में खत्म हो गया और एक नई कहानी अभी शुरू हुई थी। फिर वह इस घर में वापस आया। वह इतनी खुशी से हंस रहा था। उसकी हंसी हवा में बजती घंटियों जैसी थी। उसने लंबे समय से इस अपार्टमेंट की खामोशी को तोड़ दिया। एक कटोरा लाल सेम का दलिया, क्या ये मेरे सौंदर्य स्वाद के लायक है? उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में मुस्कान भरी हुई थी। कम से कम 1 हफ्ते तक लाल सेम का दलिया खाना पड़ेगा। थोड़ा समझौता करो, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी आकाश गंगा जैसी चमक रही थी। मैं जानता था कि असली त्सु खिंग्यान धीरे धीरे वापस आ रहा था और मेरे और उसके बीच की कहानी भी अब एक नए पन्ने पर पहुंच गई थी। अब ये कर्ज और भुगतान की कहानी नहीं थी, बल्कि साथ चलने और सह अस्तित्व की कहानी थी। सु केंग्यान ने इस सौंदर्य सलाहकार काम को एक औपचारिक अनुबंध की तरह ले लिया। अगले ही दिन उसने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। जब मैं काम पर जाता तो वह अब ऑनलाइन कोर्स नहीं देखता था, बल्कि स्टडी रूम का कंप्यूटर इस्तेमाल करता था। वो इंटीरियर डिजाइन वेबसाइट्स, कलाकारों के प्रोफाइल और ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन को ऐसे देखता था जैसे कोई प्रोफेशनल हो। उसने प्रोफेशनल डिजाइन सॉफ्टवेयर भी सीख लिया। धीरे धीरे वो मेरे अपार्टमेंट की डिजाइन बनाने लगा। ये उसके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था, लेकिन वो बहुत जल्दी सीख रहा था। उसकी जन्मजात सौंदर्य समझ और पहले से जमा ज्ञान ने उसे एक अलग दृष्टिकोण दिया। रात को घर लौटने पर वह टैबलेट लेकर गंभीर चेहरे के साथ रिपोर्ट देता था। लिविंग रूम के लिए ग्रे टेक्सचर वॉल अच्छा रहेगा। तुम्हारी बुकशेल्फ बहुत साधारण है। मैंने कुछ मिनिमल डेकोर चुने हैं और बालकनी में कुछ पौधे रखने से जगह और जीवंत लगेगी। मैं कम ही जवाब देता था, बस चुपचाप सुनता रहता था। उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि वह पहले से कहीं ज्यादा जीवंत हो गया है। तुम जो कह रहे हो सब सही है, मैंने मुस्कुराकर कहा। हम कब खरीदारी करने चलें? वो थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी तरह सहमत हो जाऊंगा। थोड़ी देर सोचकर उसने बजट बताया। बस इतना ही बजट है? मैंने देखा है, महंगे ब्रांड जरूरी नहीं है। अच्छी क्वालिटी के सस्ते डिजाइन भी अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। इतना कम? मैंने सिर हिलाया। तुम सलाहकार हो, बजट तुम तय करो। तुम्हें बचत करने की जरूरत नहीं। उसने होंठ भींच लिए और कहा, बचत नहीं है, बस जरूरत नहीं है। मुझे एक सेकंड हैंड आर्ट स्टोर पता है जो वीकेंड पर खुलता है। वहां इंडी डिजाइनर्स अपने काम बेचते हैं। अच्छा और सस्ता दोनों होता है। मैंने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और तुरंत कहा, ठीक है, हम वीकेंड पर चलेंगे। शनिवार सुबह मैं उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम जैसी जगह पर ले गया। दुकान औद्योगिक शैली में बनी थी, जहां हर जगह अलग अलग अनोखे डिजाइन और कला के काम थे। सु केंग्यान यहाँ बहुत उत्साहित हो गया। वो हर स्टॉल पर मुझे खींच कर ले जाता और हर चीज पर अपनी राय देता। इस मोमबत्ती स्टैंड का डिजाइन बहुत खास है, सिर्फ 20 युआन का है। ये हाथ से बना वॉल पेंटिंग बहुत सुंदर है। ये पेंटिंग थोड़ी मैटिसे जैसी लगती है, लेकिन ज्यादा स्वतंत्र शैली में है। वो एक स्टॉल पर गया जहाँ पेंटिंग्स रखी थी। उसने एक ठंडी रंगों वाली अमूर्त पेंटिंग उठाई। उसकी आंखों में उत्साह था। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, ये ठीक है? मैंने सिर हिलाया। वह दुकानदार से मोल भाव करने लगा। उसका चेहरा बहुत उत्साहित था।
ये पहली बार था जब मैंने उसे इतना जीवंत देखा। उसकी सारी घमंड और टूटन गायब हो चुकी थी। वो एक बच्चे जैसा लग रहा था जिसे उसका पसंदीदा तोहफा मिल गया हो। उस पूरे दोपहर हमने बहुत सारी चीजें खरीदी। मोमबत्ती स्टैंड, पेंटिंग्स दीवार पर टांगने वाले सजावटी सामान और वो अमूर्त पेंटिंग जिसे उसने पहली नज़र में ही चुन लिया था। हर चीज़ महंगी नहीं थी, लेकिन हर एक वस्तु में उसकी सौंदर्य समझ और भावना शामिल थी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसका सामान उठाने में मदद कर रहा था। उसके चेहरे की ओर देखते हुए अचानक लगा कि पिछले 8 सालों की मेरी सारी मेहनत और कोशिशें सिर्फ इसी पल के लिए थीं, ताकि वो फिर से मुस्कुरा सके और मैं उसके साथ रह सकूं, उसे एक सुरक्षित ठिकाना दे सकूं। वापस लौटते समय त्सुकिंग्यान आगे की सीट पर झुका हुआ था। उसके हाथ में वही पेंटिंग थी और वह बिल्ली के बच्चे की तरह संतुष्ट लग रहा था। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, चेनयान, धन्यवाद। मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे सौंदर्य बोध पर भरोसा करने के लिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत सच्ची थी, और मुझे बोझ न समझने के लिए। घर पहुंचते ही त्सुकिंग्यान तुरंत काम में लग गया। वह कुर्सी पर चढ़कर सावधानी से वो पेंटिंग दीवार पर टांगने लगा। ठंडे रंगों वाली वो पेंटिंग एक पल में कमरे की उदासी को कम कर रही थी। उसने मोमबत्ती स्टैंड बेड साइड टेबल पर रखा, हैंडमेड कालीन लिविंग रूम में बिछाया और बालकनी के कोने में पौधे रख दिए। ये वही ठंडा और साधारण अपार्टमेंट था जिसमें मैं लंबे समय से अकेला रह रहा था, लेकिन अब उसकी देखभाल से इसमें जीवन की गर्माहट आने लगी थी। इसी बीच वकीलों की टीम से अच्छी खबर आई। कई दौर की बातचीत के बाद उन्होंने सबसे बड़े कर्जदार बैंक के साथ प्रारंभिक समझौता कर लिया था। बैंक ने शर्त रखी कि अगर त्सुकिंग्यान 3 महीने के भीतर मूल कर्ज का 20% चुका देता है तो वे अदालत में आवेदन करके उसका नाम अस्थायी रूप से डिफॉल्टर सूची से हटा देंगे और उसके नागरिक अधिकार बहाल कर देंगे, जैसे बैंक खाता खोलना, हाई स्पीड ट्रेन और फ्लाइट लेना। ये एक बड़ा मोड़ था, लेकिन 20% राशि अभी भी बहुत बड़ी थी। वकील ने दस्तावेज मेज पर रख दिए और गंभीरता से कहा, यह सबसे अच्छा समझौता है जो हम कर सकते हैं। 3 महीने का समय है, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सुकिंग्यान ने समझौता पत्र उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा फिर से पीला पड़ गया। मैं आज खरीदी हुई सारी चीजें बेच दूंगा। उसकी आवाज भारी थी। मेरे पिता की विदेश में कुछ पुरानी चीजें भी हैं, शायद उनसे कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन वह खुद भी जानता था कि यह पर्याप्त नहीं होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर लैपटॉप ले आया। मैंने उसे सामने रख दिया। स्क्रीन पर मेरे शेयर और निवेश पोर्टफोलियो दिख रहे थे। पिछले वर्षों में मैंने अपनी सारी बचत और मेहनत पूंजी बाजार में निवेश कर दी थी। अब मेरी संपत्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। त्सुकिंग्यान स्क्रीन देखकर स्तब्ध रह गया। ये ये पर्याप्त है क्या? पहले भुगतान के लिए पर्याप्त है, और भी बच जाएगा। मैंने लैपटॉप बंद किया और उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा था ना, हम मिलकर उसका भुगतान करेंगे। ये पैसे का दान नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण निवेश है। वो रोते हुए बोला, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे नहीं खींच सकता। मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम एक नई डिजाइन कंपनी शुरू कर सकते हो। नाम होगा त्सुकिंग्यान एस्थेटिक डिजाइन। तुम इसके फाउंडर और एकमात्र डिजाइनर होंगे। मैं पैसा लगाऊंगा ताकि कर्ज चुकाया जा सके, और जब कंपनी चलेगी मुझे 51% हिस्सेदारी चाहिए। न्यायपूर्ण है ना? वो हैरान होकर मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरा सदमा और भावनाएं थीं। अंत में वह समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ठंडी बिजनेस लॉजिक के साथ उसकी मदद कर रहा था, ताकि उसकी जिद और आत्मसम्मान सुरक्षित रह सके। मैं कुछ भी नहीं जानता। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं डरता हूं कि मैं कर नहीं पाऊंगा। मैंने उसे रोक दिया। तुम्हारी सौंदर्य समझ कभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तुम भी खुद पर भरोसा करो। वो मुझे देर तक देखता रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन इस बार बहुत मजबूती से। एक शब्द जिसका वजन हजारों किलो जैसा था। ठीक है। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हम मालिक और सलाहकार नहीं रहे। नहीं हम बचाने वाले और बचाए जाने वाले थे, बल्कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले बिजनेस पार्टनर बन गए थे। सुखिंग्यान अब अपनी पिछली असफलताओं में नहीं डूबा था। वह पूरी लगन से नई कंपनी की तैयारी में लग गया। वह बाजार का अध्ययन करता, प्रतियोगियों का विश्लेषण करता और पुराने कला जगत के दोस्तों से भी संपर्क करने लगा। उसका आत्मविश्वास और एक मजबूत व्यापारी जैसी शैली धीरे धीरे वापस आने लगी, और मैं वित्त और कानूनी मामलों से जुड़े काम संभालता था। मैंने अपने ज्यादातर शेयर बेच दिए और पूंजी इकट्ठी करके हमारे साझा व्यवसाय और जीवन में लगा दी। धीरे धीरे हमारे लक्ष्य एक जैसे हो गए। दिन में मैं प्रोजेक्ट और कर्ज से जुड़े काम संभालता था। शाम को घर लौटने पर
हमेशा एक जलती हुई लाइट और गर्म खाना मेरा इंतजार करता था। सुकिंग्यान ने खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह थोड़ा अनाड़ी था, कभी खाना जला देता, कभी नमक डालना भूल जाता, लेकिन मैं हमेशा पूरा खाना खा लेता था। वे मेरे जीवन के सबसे अच्छे भोजन थे, क्योंकि उनमें उसका दिल और हमारी बढ़ती हुई बातें छिपी थीं। एक शाम मैं ओवर टाइम करके देर से घर लौटा। दरवाज़ा खोलते ही मुझे खाने की खुशबू महसूस हुई। सुकिंग्यान एक थोड़ा बड़ा कार्टून वाला एप्रन पहने हुए था और रसोई से आलू की डिश लेकर बाहर आ रहा था। मुझे देखकर वह जल्दी से मुस्कुराया। मैंने देखा कि इन दिनों तुम बहुत व्यस्त हो और ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए मैंने बनाने की कोशिश की। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। खाने की मेज पर दो व्यंजन और एक सूप रखा था। आलू के अलावा एक सब्जी और एक कटोरा हड्डियों का सूप भी था। ये बहुत साधारण और घरेलू भोजन थे, लेकिन उनसे उठती गर्माहट इतनी थी कि मेरा दिल भी कांप गया। मैं बैठ गया और चॉपस्टिक से थोड़ा आलू उठाया। स्वाद उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा था। बहुत स्वादिष्ट है, मैंने उसकी तरफ देखकर ईमानदारी से कहा। उसने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब मैं विदेश में पढ़ता था, तब मैंने खुद खाना बनाना सीखा था। उस समय मुझे घर की याद आती थी, इसलिए मैं कुछ घरेलू खाना बना लेता था। यह पहली बार था जब उसने खुद अपनी विदेश की जिंदगी का जिक्र किया। उसकी आवाज़ शांत थी, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। लेकिन मैं कल्पना कर सकता था, एक अमीर परिवार में पली लड़की जो अकेले पराए देश में थी, जहां उसने खाना बनाना, आत्मनिर्भर होना और अकेलेपन व कठिनाइयों का सामना करना सीखा। उस रात हमने बहुत कम बातें की, लेकिन वो भोजन बहुत गर्मजोशी भरा था। खाने के बाद उसने बर्तन धोने की जिद की। मैंने उससे बहस नहीं की, बस रसोई के दरवाजे से टिक कर उसे देखता रहा। वह अपनी आस्तीन ऊपर करके सिंक के पास व्यस्त था। रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, बहुत नरम और सुंदर लग रही थी। उस पल मुझे अचानक महसूस हुआ कि कर्ज हो या बिजनेस शुरू करना, अब इनमें से कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। मैं बस चाहता था कि ये शांत और गर्मजोशी भरे दिन थोड़े और लंबे चलें, बस थोड़ा और समय तक। समय धीरे धीरे बीतता गया। हमारी जिंदगी धीरे धीरे अपनी सामान्य दिशा में आने लगी। सु केंग्यान ने कंपनी रजिस्टर कर ली थी। उसने अपना डिज़ाइन पेज बनाया और कुछ कला प्लेटफॉर्म पर अपने स्पेस डिज़ाइन के विचार साझा करने लगा। इस तरह वह धीरे धीरे डिज़ाइन की दुनिया से जुड़ने लगा। उसकी प्रतिभा पर कोई शक नहीं था। बहुत जल्दी उसने काफ़ी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। कुछ छोटे स्टूडियो भी खुद उससे संपर्क करने लगे। वे उससे इंटीरियर डिज़ाइन आइडिया के लिए सलाह लेने लगे। वहीं वकीलों की टीम भी हमारे दिए हुए सुरागों के आधार पर दूसरे कर्जदारों से बातचीत आगे बढ़ा रही थी। सब कुछ अच्छी दिशा में जा रहा था। एक सप्ताहांत की सुबह सु केंग्यान खरीदारी की सूची लेकर मेरे पास आया। उसने सूची हिलाते हुए कहा, फ्रिज में सामान खत्म हो गया है, चलो सुपरमार्केट से कुछ खरीद लेते हैं। मैंने सिर हिलाया और कार की चाबी उठा ली। ये पहली बार था जब हम किसी सामान्य जोड़े की तरह साथ में सुपरमार्केट जा रहे थे। सुपरमार्केट में लोगों की भीड़ थी, हर जगह जीवन की गर्माहट थी। सु केंग्यान ट्रॉली चला रहा था और सामान को ध्यान से देख रहा था। वो कभी कीमत देखकर दही का दूसरा ब्रांड चुनता, कभी सुंदर पैकेट देखकर कोई विदेशी इंस्टेंट नूडल खरीद लेता, कभी कोई स्नैक उठाता, कुछ देर सोचता और फिर वापस रख देता। वह एक समझदार बड़े बच्चे जैसा लग रहा था। मैं उसके पीछे चलता रहा, कभी गंभीर तो कभी शरारती। उसके अंदाज को देखकर मेरा दिल बहुत नरम हो गया। जब हम भुगतान के लिए लाइन में खड़े थे, तभी बगल से एक हैरान आवाज आई, चेनयान, क्या सच में तुम हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक खूबसूरत तरीके से तैयार महिला मुझे आश्चर्य से देख रही थी। वह हमारी यूनिवर्सिटी की सहपाठी थी। उसका नाम लीरान था। वो पहले त्सु केंग्यान की रूममेट भी थी, हालांकि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। बहुत समय बाद मिले। मैंने शिष्टाचार से सिर हिलाया। मेरा स्वर शांत था। लीरान की नजरें मुझसे हटकर त्सु केंग्यान पर रुक गईं। उसे देखते ही उसका आश्चर्य तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में छिपा हुआ तिरस्कार भी दिखाई देने लगा। त्सु केंग्यान, भगवान, मुझे लगा मैं गलत पहचान रही हूं। तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई? उसने पूरा नहीं कहा, लेकिन उसके सिर से पैर तक देखने के अंदाज और व्यंग्य भरी आवाज ने सब बता दिया। सु केंग्यान ने साधारण सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। हालांकि अब उसकी हालत काफी बेहतर थी, फिर भी लीरान की महंगी सजावट और ब्रांडेड कपड़ों के सामने वह ज्यादा साधारण लग रही थी। सु केंग्यान का शरीर अचानक कठोर हो गया। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। वो पीछे हटने लगा, जैसे उसकी नजरों से बचना चाहता हो। उसकी उंगलियां कपड़े को कसकर पकड़ रही थीं। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। मैं उसके सामने खड़ा हो गया।
लीरान की असहज नजरों को रोकते हुए मैंने कहा, बहुत समय बाद मिले, लेकिन हमें काम है, हम चलते हैं। कहकर मैंने ट्रॉली त्सू केंग्यान के हाथ से ले ली और उसे लेकर वहां से निकलने लगा। इतनी जल्दी मत जाओ। लीरान हमारे रास्ते में आ गई। उसकी आवाज में छिपी हुई बुरी भावना साफ थी। मैंने सुना है तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया, तुम्हारे माता पिता भी भाग गए। सोचा नहीं था कि अब तुम चेन यान के साथ रहोगी। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हें हमेशा आम लोगों से घमंड था। उसके शब्द सू केंग्यान के दिल में तीर की तरह लगे। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे पीछे उसका शरीर और ज्यादा कांप रहा था। मैं रुक गया, फिर पलटकर ठंडे स्वर में लीरान को देखा। लीरान, अपनी बात संभाल कर बोलो। केंग्यान अब मेरी पार्टनर है और मेरा परिवार भी। मैं उसके बारे में कोई और अपमानजनक बात नहीं सुनना चाहता। मेरा परिवार? मैंने ये शब्द पूरी दृढ़ता से कहे। लीरान मेरी ठंडी नजर और मजबूत रवैये से डर गई। उसने मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैंने त्सु कैंग्यान का ठंडा हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर निकल गया। लोगों की अजीब नजरों के बीच हम सुपरमार्केट से बाहर आए। कार में बैठने के बाद त्सु कैंग्यान ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस खिड़की के बाहर देखने लगा। उसके कंधे कांप रहे थे। उसकी दबाई हुई सिसकियां हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं। मैंने कार स्टार्ट नहीं की, कुछ कहा भी नहीं, बस उसका हाथ कसकर पकड़े रखा। उसका हाथ बहुत ठंडा था और अभी भी कांप रहा था। मैं जानता था कि आज की घटना ने उसके मुश्किल से बने आत्मविश्वास को फिर से चोट पहुंचाई थी। उसे फिर याद दिलाया गया था कि कुछ लोगों की नज़रों में वह अभी भी वह असफलता थी। लोग ऊपर से देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, चेनियान, क्या मैं बहुत बेकार हूं? क्या मैं आज भी लोगों की नज़रों में इतना तुच्छ हूं? ऐसा नहीं है। मैंने उसकी बात रोक दी। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के आंसू धीरे से पोंछ दिए। मेरी आवाज नरम थी लेकिन दृढ़। वे तुम्हें नहीं समझते। वे नहीं जानते कि तुमने क्या क्या सहा है। वे नहीं जानते कि तुम कितने मजबूत हो। मैंने कहा है कि तुम मेरे परिवार हो, तो मैं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं अपनी बात निभाऊंगा। वो मुझे देखता रहा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने वो सवाल पूछा जो बहुत लंबे समय से उसके दिल में छिपा था। क्यों चेनियान, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? मैं इसके लायक नहीं हूं। उसके थके हुए चेहरे को देखकर मेरे दिल में कहीं कुछ गहराई से चुभ गया। 8 साल हो गए थे उस दिन टीवी के पास खेले गए ट्रूथ या डेयर के खेल से, और उस 1 लाख युआन से जो उसने मुझे दिया था। हमारे बीच हमेशा एक दीवार थी जिसका नाम था कर्ज और लेन देन। मैं हमेशा उसके आत्मसम्मान की रक्षा करता रहा और कर्ज चुकाने को बहाना बनाकर उसके पास रहता रहा। लेकिन अभी जब मैंने परिवार शब्द कहा, मुझे पता चला कि यह दीवार मैंने खुद ही तोड़ दी है। अब मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। मैंने बस अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को हल्के से पकड़ लिया। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। कार के अंदर बहुत शांति थी। सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज थी। मैंने उसके होठों को बहुत हल्के और धीरे से छुआ। उसमें थोड़ी सी पीड़ा थी और बहुत सच्चाई थी। यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक गंभीर वादा था। 8 सालों की दूरी के बाद उसका शरीर अचानक रुक गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके होंठ ठंडे थे। आंसुओं का हल्का स्वाद था, लेकिन उनमें ऐसी कोमलता थी जिसने दिल दुखा दिया। मैं धीरे से पीछे हटा और अपना माथा उसके माथे से लगाया। उसकी हैरान आंखों में देखते हुए मैंने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि 8 साल पहले जब मैंने तुम्हारे 1 लाख युआन स्वीकार किए थे, तब तुम सिर्फ मेरी लेनदार नहीं रही थी। तुम मेरी अंधेरी जवानी की एकमात्र रोशनी थी। जब मैं मुश्किलों में फंसा था, तब तुम मेरी एकमात्र दिशा थी और वही इंसान थी जिसे मैं पाना चाहता था। 8 सालों की मेहनत के बाद मेरी बातें उसके शांत दिल पर पत्थर की तरह गिरीं और भावनाओं की लहरें पैदा कर गईं। वो चुपचाप मुझे देखता रहा। उसका दिमाग खाली था। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन अब वे निराशा के नहीं थे। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे कभी पता नहीं था। क्या वो पैसा तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण था? उस समय मैंने बस अचानक कह दिया था। मैंने कभी तुम्हें गंभीरता से देखा भी नहीं था। मैंने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, उस समय तुम बहुत अजीब थीं, एक घमंडी राजकुमारी जैसी, जो कभी मेरे जैसे गरीब छात्र को देखती भी नहीं थी। लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे दिए हुए 1 लाख युआन ने मुझे कीचड़ से बाहर निकलने का मौका दिया। मैंने हर दिन मेहनत की।
मैंने पढ़ाई और काम में खुद को झोंक दिया। मैंने कभी आलस नहीं किया। मैं जल्दी से बेहतर बनना चाहता था, जल्दी तुम्हारे बराबर आना चाहता था, ताकि तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी आंखों में देख सकूं और तुम्हारा कर्ज सम्मान के साथ चुका सकूं। मैंने 8 साल लगा दिए और आखिरकार तुम्हारे पास वापस आ गया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह ठंडा घर तुम्हारी वजह से आखिरकार एक घर जैसा बन जाएगा। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह काम पर गया। दरवाजे से निकलने से पहले मैंने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने कहा कि जल्दी आराम करना। उसने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखों में गहरी नरमाहट थी। वो ऐसी शांत और प्यारी नरमाहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे जाने के बाद यह पहली बार था कि वह सोफे पर खोई खोई नहीं बैठी रही, बल्कि अनायास ही मेरे शयनकक्ष में चली गई। मेरा शयनकक्ष बहुत साधारण था, न्यूनतम शैली में सजा हुआ। हर चीज करीने से व्यवस्थित थी, बिल्कुल मेरे स्वभाव की तरह, गंभीर और संयमित। बिस्तर पर वह नाइट सूट रखा था जिसे मैंने अभी अभी बदला था। उसमें अब भी मेरे शरीर की गर्माहट और हल्की लकड़ी जैसी खुशबू वाले इत्र की महक बाकी थी। वो अनजाने में उसके पास गई, अपना चेहरा उसमें छिपाया। उसने गहरी सांस ली और उसके गाल तुरंत गर्म होकर लाल पड़ गए। तब उसे एहसास हुआ कि किसी ठंडे स्वभाव वाले इंसान से प्रेम करना कितना मधुर होता है, कितना घबराहट भरा, कितना स्तब्ध कर देने वाला। वो मानो किसी चोर की तरह जल्दी से नाइट सूट को उसकी पुरानी जगह पर रखकर घबराई हुई शयनकक्ष से बाहर भाग गई। लेकिन उसके दिल का छोटा सा हिरण लगातार इधर उधर टकराता रहा। वो लंबे समय तक खुद को शांत नहीं कर सकी। तभी जब वो बेचैन थी, वकील का फोन उसे वास्तविकता में वापस ले आया। मिस्सू, नमस्कार। वकील की आवाज बहुत शांत और स्थिर थी। बैंक की ओर से विलय समझौते की पुष्टि हो चुकी है। अब हमें आपकी कंपनी की पिछले वर्षों की कुछ संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता है, विशेष रूप से विदेशों में स्थित संपत्तियों से जुड़े कागजात। हमारी अगली वार्ता के चरण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आपको याद है कि ये दस्तावेज सामान्यतः कहाँ रखे जाते थे? सू छिंगनेन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। वह कुछ क्षण चुप रही और धीरे से बोली, मेरे पिता के पास एक गुप्त तिजोरी थी। वो न कंपनी में थी, न पुराने घर में, बल्कि हमारे परिवार के ननिहाल वाले पुराने मकान में रखी हुई थी। ठीक है, मैं समझ गया, वकील ने उत्तर दिया। मैं तुरंत अदालत से महत्वपूर्ण साक्ष्य की तलाश के आधार पर आवेदन करूंगा, ताकि हमें अस्थायी रूप से उस पुराने घर में प्रवेश की अनुमति मिल सके। कृपया आप तैयार रहें। संभव है कि तिजोरी की सही जगह की पुष्टि के लिए आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक हो। फोन रखने के बाद सू छिंगनियन का मन भारी हो गया। वो पुराना घर उसके बचपन की सभी सुंदर यादों को संजोए हुए था। वही घर उसके परिवार की समृद्धि से पतन तक की पूरी यात्रा का साक्षी भी था। वहाँ एक छोटा सा झूला था, वहाँ वो घास का मैदान था जहाँ उसके 18वें जन्मदिन की वयस्कता समारोह आयोजित किया गया था। वहाँ उसके और उसके माता पिता की हंसी खुशी की गूंज बसी हुई थी। लेकिन अब वहाँ केवल उजाड़पन बचा था, मानो सब कुछ खंडहर बन चुका हो। वह थोड़ी डरी हुई थी, फिर भी उसने साहस जुटाकर मुझे फोन किया। उसने मुझे सारी बात विस्तार से बता दी। फोन के दूसरी ओर मैं कुछ पल चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं, उसने जल्दी से कहा। तुम्हारा काम इतना व्यस्त है, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं, मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कहीं भी जाना पड़े। मैं तुम्हें अकेले उसका सामना नहीं करने दूंगा। उसने फिर मना नहीं किया। फोन के दूसरी ओर से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वह भावुकता भी थी और राहत भी। 2 दिन बाद मैं, सू छिंगनियन और वकील उस पुराने घर के फाटक के सामने खड़े थे। अदालत के कर्मचारी पहले ही आ चुके थे। उन्होंने दरवाजे पर लगी सील हटा दी थी और भावहीन चेहरे के साथ एक तरफ खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। सू छिंगनान ने उस परिचित लोहे के फाटक को देखा, आंगन में उगी जंगली घास को देखा और उस झूले को देखा जो बहुत पहले ही सड़ चुका था। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। यहाँ की हर घास, हर पेड़ उसकी यादों को संजोए हुए था, उसके परिवार की पुरानी शान और गौरव को संजोए हुए था। लेकिन अब लोग जा चुके थे और केवल उजाड़पन तथा अंतहीन दुख ही बाकी रह गया था। उसके पैर मानो शीशे से बंध गए हों। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया, उसे मजबूती से दबाया, उसे थोड़ा साहस दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक एक कदम आगे बढ़ने में सहारा देता रहा। जब हम इस पुराने, परिचित लेकिन अजनबी लगने वाले घर में दाखिल हुए तो अंदर मोटी धूल जमी हुई थी। सारा फर्नीचर सफेद कपड़ों से ढका हुआ था, मानो खामोश भूत हों। कई वर्षों से जमा धूल की गंध ने वातावरण को भारी बना दिया था। सू छिंगनान अपनी यादों के सहारे हमें दूसरी मंजिल पर ले गया और अपने पिता के कार्यालय के भीतर स्थित एक छोटे से कमरे तक पहुंचा। वो उसके पिता का निजी संग्रह कक्ष था। पहले वहां की दीवारें तस्वीरों और चित्रों से भरी रहती थीं,
लेकिन अब केवल खाली फ्रेम ही बचे थे। वह जगह बेहद सूनी और ठंडी लग रही थी। वह एक दीवार के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपनी यादों के अनुसार क्रम से काम करने लगा। किताबों की एक अलमारी, जो असल में एक गुप्त तंत्र को छिपाने के लिए बनाई गई थी, उसमें उसने पासवर्ड दर्ज किया। एक क्लिक की आवाज आई और दीवार एक तरफ खिसक गई, जिससे एक विशाल दीवार में जड़ी तिजोरी दिखाई दी। वकील और अदालत के कर्मचारी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। सू छिंगनान ने गहरी सांस ली, सही पासवर्ड डाला और उस भारी तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। अंदर वैसा सोना चांदी और कीमती रत्न नहीं थे जैसा सभी ने सोचा था। वहां केवल कुछ सुव्यवस्थित दस्तावेज और कुछ मखमली डिब्बे रखे हुए थे। उसने एक डिब्बा उठाकर खोला, जिसके अंदर एक क्रिस्टल का हार शांतिपूर्वक रखा हुआ था। यह उसकी माँ का सबसे पसंदीदा आभूषण था। यह उसके माता पिता की प्रेम यादगार थी, जो उसके पिता ने उसकी माँ को उपहार में दिया था। एक दूसरे डिब्बे में एक पुरुषों की घड़ी रखी थी, जो उसने अपने 18वें जन्मदिन पर अपने पिता को उपहार में दी थी। तब उसे समझ आया कि उसके पिता के लिए सबसे कीमती चीज कभी भी वे महंगे संग्रह नहीं थे, बल्कि ये छोटे छोटे सामान थे, जिनमें परिवार का प्यार और भावनाएं बसी हुई थीं। सू छिंगनान अपने आंसुओं को और नहीं रोक सका। आंसू एक एक करके मखमली डिब्बे पर गिरने लगे। उसके कंधे जोर जोर से कांपने लगे। मैं पीछे से उसके पास गया और उसे धीरे से गले लगा लिया। उसके सिर पर अपना हाथ रखा और अपने शरीर की गर्माहट से चुपचाप उसे सांत्वना देने लगा। उस पल, उस ठंडे कमरे में, इन दर्दनाक यादों के बीच, उसने पहली बार ऐसी सुरक्षा और गर्माहट महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वकील आगे आया और सावधानी से उन दस्तावेजों को देखने लगा। उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान उभर आई। मिस्टर सू, मिस्टर चेन, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण खोज है। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि कंपनी के संकट में आने से पहले आपके पिता ने कानूनी रूप से संपत्तियों को अलग रखने की व्यवस्था बनाई थी। ये संपत्ति छिपाने का जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं था। कानूनी दृष्टि से ये हमें बहुत बड़ा लाभ दिला सकता है। बैंक के साथ बातचीत में हमारी जीत की संभावना अब काफी बढ़ गई है। ये निश्चित रूप से सुरंग के अंत में दिखाई देने वाली पहली रोशनी है। यद्यपि कर्ज की समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन कम से कम अब हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। जब हम उस पुराने घर से बाहर निकले तो सू छिंगनान ने पीछे मुड़कर देखा। डूबते सूरज की रोशनी में वह इमारत और भी अधिक उजाड़ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों का दुख धीरे धीरे शांति में बदलने लगा। शायद अतीत को अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका उसे भूल जाना नहीं, बल्कि उन सबसे कीमती यादों को साहस के साथ अपने साथ लेकर चलना है और फिर उन्हीं यादों के सहारे साहसपूर्वक आगे बढ़ते रहना है। अब उसके पास कोई था जो उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार था। वापसी के रास्ते में सू छिंगनान लगातार मेरे कंधे पर सिर टिकाए रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कार धीरे धीरे डूबते सूरज की रोशनी में आगे बढ़ती रही। हमारी परछाइयां लंबी होती चली गईं, एक दूसरे से सटी हुई, मानो अब कभी अलग नहीं होंगी। समय जैसे तेजी से आगे बढ़ने लगा था और हर चीज धीरे धीरे बेहतर दिशा में विकसित हो रही थी। सब कुछ बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा था। वकीलों की टीम ने पुराने घर से मिले दस्तावेजों का पूरा लाभ उठाया और बैंक के साथ बातचीत का नया दौर शुरू किया। प्रगति बेहद संतोषजनक रही। सू छिंगनान को भी आखिरकार अपने नए करियर में एक अवसर मिल गया। एक सप्ताह बाद उसे एक अनजान फोन कॉल आया। सामने वाले व्यक्ति ने खुद को एक होटल का प्रबंधक बताया। उसने कहा कि उसने इंटरनेट पर सू छिंगनान के स्पेस एस्थेटिक्स से जुड़े लेख और डिजाइन स्केच देखे हैं। वह उसके विचारों से बहुत प्रभावित था और होटल के नए वीआईपी लाउंज के लिए इंटीरियर डिजाइन योजना तैयार करने का निमंत्रण देना चाहता था। फोन रखते ही सू छिंगनान खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में उत्साह और चमक भर गई थी। वह सीधे अध्ययन कक्ष में भागा, जहां मैं दस्तावेज देख रहा था। भावुक होकर उसने कहा, चेनियान, मुझे ओनाडर मिल गया। मुझे मेरा पहला डिजाइन प्रोजेक्ट मिल गया। वह इतनी तेजी से मुझसे आकर टकराया कि मैं लड़खड़ा गया, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। मैंने उसके कंधे पकड़ लिए और उसके उत्साह से लाल हुए चेहरे को देखा। मेरी आंखों में गर्व और प्रशंसा भर गई। मुझे पहले से पता था कि तुम यह कर सकते हो। इसके बाद के दिनों में सू छिंगनान ने अपना पूरा ध्यान इस डिजाइन प्रोजेक्ट में लगा दिया। वह लगातार कई रातों तक जागता रहा, विशाल मात्रा में जानकारी जुटाता रहा, दर्जनों बार अपने डिजाइन ड्राफ्ट बदलता रहा, बार बार संशोधन करता रहा और योजना को बेहतर बनाता रहा। चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों और चिंताओं का सामना करना पड़ा हो, उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। मैंने उसके किसी भी डिजाइन निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया। जब वह रात भर जागता तो मैं चुपचाप उसके लिए एक गिलास गर्म दूध ले आता। जब वो बेचैन होता तो मैं उसे बाहर टहलने ले जाता और अपने काम की कुछ दिलचस्प बातें सुनाकर उसका ध्यान बटाता। जब वह किसी समस्या में फंस जाता तो मैं उसके साथ बैठकर सोचता और उसे प्रोत्साहन तथा समर्थन देता। आधे महीने बाद सू छिंगनान अपनी लगभग परिपूर्ण डिजाइन योजना से भरी एक मोटी फाइल लेकर होटल प्रबंधक से मिलने गया। दूसरी तरफ के लोग उसकी योजना से बेहद संतुष्ट हुए और वहीं तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दी। डिजाइन शुल्क की अग्रिम राशि बहुत जल्दी छिंगनान एस्थेटिक डिजाइन कंपनी के खाते में जमा कर दी गई। जब सू छिंगनान को बैंक का संदेश मिला और उसने अपने खाते में पहली कमाई देखी तो उसकी आंखों से फिर भावुकता के आंसू बह निकले। ये केवल पैसे की रकम नहीं थी, बल्कि उसकी प्रतिभा की स्वीकृति थी। ये इस बात का प्रमाण था कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। ये साबित करता था कि सू छिंगनान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो केवल दूसरों पर निर्भर रहकर जीता हो। वह अपने हाथों और अपनी प्रतिभा के बल पर स्वयं मूल्य पैदा कर सकता था।
था। वो फोन हाथ में लेकर अपार्टमेंट से बाहर भागा और सीधे मेरी कंपनी की इमारत के नीचे पहुंच गया। फिर उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज उत्साह और जल्दबाजी से भरी हुई थी। तुरंत नीचे आओ। कुछ मिनट बाद मैं जल्दी जल्दी इमारत से बाहर निकला। मैंने उसे नीचे खड़ा देखा। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी और उसकी आंखें खुशी से दमक रही थी, मानो कोई बच्चा 100 में 100 अंक वाली रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हो। क्या हुआ, सब ठीक है? मैं थोड़ा चिंतित होकर उसके पास गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आसपास गुजरते लोगों की मौजूदगी में अचानक झुककर मेरे होठों पर एक लंबा और मधुर चुंबन रख दिया। फिर उसने फोन की स्क्रीन मेरे सामने कर दी। उसकी आंखों में गर्व भरा हुआ था। चेनियान, मैंने पैसे कमाए हैं। मैंने अपनी प्रतिभा से पहली बार कमाई की है। मैंने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आंकड़ों को देखा, फिर उसके दमकते चेहरे को देखा। कुछ क्षणों के लिए मैं स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। उस हंसी में खुशी और स्नेह दोनों थे। बहुत बढ़िया मेरे प्यार। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए पूछा, आज रात क्या खाना चाहते हो? आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें मुस्कान से भरी हुई थीं। आज रात मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मैं तुम्हारी पसंदीदा लाल बीन्स वाली खिचड़ी बनाऊंगा और उसमें दोगुनी लाल बीन्स डालूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मजबूती से थाम लिया। चलो घर चलते हैं। सूर्यास्त होने लगा था। सुनहरी शाम की रोशनी हम दोनों पर बिखर रही थी। हमारी परछाइयां लंबी होकर एक दूसरे से सट गई थीं। मुझे पता था कि वे कठिन और अंधेरे दिन आखिरकार समाप्त हो चुके थे। मुझे यह भी पता था कि मेरे और सू छिंगनान के बीच 8 वर्षों से चला आ रहा आरण, कृतज्ञता और मुक्ति का यह रिश्ता आखिरकार एक सुखद अंत तक पहुंच गया था। और मुझे पूरा विश्वास था कि हमारा भविष्य धूप और उम्मीदों से भरा होगा। हमारे सामने अनगिनत गर्मजोशी और खुशियों से भरे दिन इंतजार कर रहे थे।